बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल के नए प्रोग्राम के आपके साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि पिछले कुछ अरसे से हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हमने सेक्शन बाई सेक्शन शुरू किया हुआ है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डेफिनेशंस, क्योंकि उन्होंने पूरे एक्ट पे अप्लाई होना होता है, उनको हम वन बाई वन डिटेल से देख रहे हैं, उनके मफहूम समझने की कोशिश कर रहे हैं सर मंशा सुखेरा साहब से। इसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। शबान एडवोकेट, उनसे मैं गुजारिश करूँगा आएँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़िरीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा कम से कम दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डेफिनेशंस के एतबार से देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो लफ्ज़ इनकम को देखना है कि इनकम क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ इनकम है या कौन सी चीज़ें इनकम में फ़ॉल करती हैं, कौन सी नहीं करती, कौन सी टैक्सेबल है, कौन सी एग्जेम्प्ट है। इस हवाले से आज सर से हम रहनुमाई लेंगे इंशाअल्लाह। डिविडेंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अमेलगमेशन के हवाले से आज इन चार टॉपिक्स को हम फोकस करके तो आज हम डेफिनेशंस को देखेंगे। ये सिलसिला थोड़ा सा तवील ज़रूर है, लेकिन जब हम डेफिनेशंस को अबूर हासिल कर लेंगे तो फिर हमें सेक्शंस को समझने में, उनके माने मफहूम समझने में, उनके स्कोप को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर मंशा सुखेरा साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमें सर इनकम, डिविडेंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अमेलगमेशन के हवाले से हमें तफसीली रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो बिगिनिंग ऑफ डेफिनेशन है, जो सेक्शन 2 है उसके सब सेक्शंस हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटिकली वर्ड डिफाइंड है। तो उसको हम देखेंगे। इसमें हम सबसे पहला वर्ड जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की हम डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसके बाद डिविडेंड, क्योंकि इनकम, डिविडेंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए पहले हम ये डिफरेंट सब सेक्शन है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली आएंगे। तो उसमें हमने क्योंकि बिज़नेस को पहले देख लिया हुआ है, तो बिज़नेस में पहली चीज़ जो है, अब बिज़नेस के बाद वो हमने बिज़नेस में देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, कॉमर्स है और एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड है। तो अब उसकी रिलेशन से हम देखेंगे कि इनकम क्या है। इनकम के बाद फिर हम देखेंगे कि इनकम के बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गेन क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है, फिर डिविडेंड क्या है। तो ये मेन इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए इनकी हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में जितनी भी डेफिनेशन, तकरीबन ऑलमोस्ट 75 डेफिनेशन है टोटल सब सेक्शन जो है सेक्शन 2 के। तो पहला वर्ड वहाँ है
क्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो सब सेक्शन 1 है। लेकिन हम आज देखेंगे पहले इनकम को, फिर हम देखेंगे क्यूमुलेटेड को, और फिर देखेंगे डिविडेंड को। क्योंकि इनकम होगी तो उसमें से प्रॉफिट्स होंगे, गेन होंगे, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, उसमें से फिर डिविडेंड जाएगा। तो इसलिए इंटरकनेक्टेड ये हैं। तो पहले हम इनकम को देखेंगे। तो इसमें हमारे सिनेरियो जितनी भी डेफिनेशन होगी उसमें 4 कंटेंट्स हमने बनाए हैं। तो 4 कंटेंट्स में ये सारे कवर होंगे। पहले हम कंपैरेटिव डेफिनेशन इनकम वाला शुरू में कंटेंट्स देख लें। ये हम 4 कंटेंट्स में जितने भी जो भी वर्ड आएंगे उनकी हम क्लासिफिकेशन इनटू 4 कंटेंट्स में करके फिर आगे उसको देखेंगे। पहला तो है कि कंपैरेटिव डेफिनेशन ऑफ टर्म इनकम, या जो वर्ड आएगा उस इन टैक्सिंग स्टैचू। जब हम टैक्सिंग स्टैचू की बात करते हैं तो पहले 1922 वाला एक्ट कहते हैं, फिर इंडियन सेक्शन 1961 वाला कहते हैं, फिर हम 79 वाला अपना कहते हैं, फिर 2000 जो अब एक है इसकी बात करते हैं। तो पहले हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि इन एक्ट में चारों में कंपैरेटिव क्या डेफिनेशन डिफाइन किया है इस वर्ड को या नहीं किया, या किस तरह डिफाइन किया है, एग्जॉस्टिव है या इनुमरेटिव है, इंक्लूसिव है, एक्सटेंसिव है, उस क्या नेचर है, किस तरह आया है। तो फिर उसके मुताबिक क्या जुडिशियल डेफिनेशन उसकी है कि नहीं। अगर जुडिशियल भी नहीं है, डिफाइंड भी नहीं है, तो फिर डायरेक्टरी या पॉपुलर मीनिंग उसके क्या है, डायरेक्टरी, नेचुरल मीनिंग, ऑर्डिनरी मीनिंग, या कमर्शियल मीनिंग, या अकाउंटेंसी में मीनिंग उसके क्या है। तो उसको हम देखेंगे अगर ये 2 नहीं है तो। फिर तीसरा उसकी जर्नल कंसेप्ट क्या है, उसकी काइंड क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और उसकी लिमिटेशन क्या है, कंडीशंस क्या है उसके कंसेप्ट की। तो वो कंसेप्चुअली हम उसको देखेंगे। तो जी बेटा किधर क्या है ये तीसरा, पहले वाले ऑर्डिनरी, पॉपुलर, नेचुरल एंड कमर्शियल, टेक्निकल, डायरेक्टली मीनिंग ऑफ द वर्ड इनकम, या जो भी वर्ड आएगा। और उसमें जुडिशियल डेफिनेशन एंड केस लॉ ऑन द वर्ड इनकम, वो हम केस लॉ देखेंगे कि वहाँ उन्होंने इंटरप्रेट क्या किया। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है पहले की, कि पहला जो है लॉ में, स्टैचू में जो वर्ड दिया हुआ है उसको थ्रू आउट द लॉ हम अप्लाई करते हैं कि वो डेफिनेशन हर जगह वही अप्लाई होगी। अनलेस एंटिल सब्जेक्ट या कंटेक्स्ट डिफरेंट करता है फिर हम इसको डिपार्चर करेंगे। डिपार्चर करके फिर क्या देखेंगे, फिर जुडिशियल डेफिनेशन देख लेंगे। कोई अगर ऑलरेडी कोर्ट ने कोई डिफाइन किया है तो उसी सेंस में उसके वर्ड लेंगे। वो भी नहीं है अगर, तो फिर हम उसकी ऑर्डिनरी, पॉपुलर या कमर्शियल जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसके मुताबिक जो मीनिंग आते हैं वो लेते हैं। अब फिर हम देखते हैं कि इसकी काइंड, क्लासिफिकेशन, एक्ट, ये वो, फंक्शन, इंपॉर्टेंस वो क्या है, कंडीशन क्या है, ये वो। तो ये वाला, इसके फर्दर सब कंटेंट बहुत ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले हम इनकम को देखते हैं कि इनकम जो कंपैरेटिव है डिफरेंट में क्या डिफाइन है, नहीं है, तो किस तरह डिफाइंड है। पहले इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1922 में ये सब, अगर तीनों को कंपैरिजन करें, हैं अच्छा, ये 1922 वाला इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट है, ये गलत लिखा हुआ है पोजीशन। इनकम टैक्स एक्ट है 1922, इसको एक्ट कर देंगे। चलो हाँ, इसका सबसेक्शन जो है 26C, चलो सही हो गया। एक्ट 1922 में अगर हम देखें तो इसमें सबसेक्शन जो है 2 का 6C है, जिसमें इनकम है तो वर्ड इंक्लूड के साथ है, ठीक है ना। इसमें एक्सटेंसिव डेफिनेशन है, ये डीमिंग प्रोविजन अप्लाई, जो चीज़ इनकम में नहीं भी आती तो उन्होंने वो भी शामिल कर ली हुई है। तो इट मीन ऑर्डिनरी या नेचुरल या कमर्शियल या टेक्निकल, जो इसकी डायरेक्टली मीनिंग है वो डिफाइन नहीं है, वो कुछ और है, वो हम देखेंगे, वो भी देख लेंगे। तो वो इनकम क्या है, यहाँ ये इंक्लूसिव करके उसने कहा ये चीज़ें भी शामिल हैं। पहले है क्या डेफिनेशन वो नहीं दी हुई, इसमें भी नहीं दी हुई। फिर हम इसको पढ़ के देख लेते हैं। फिर अगला क्या, कौन सा है, अगला एक्ट है इंडियन एक्ट 1961, इसमें भी इंक्लूड वाली है, ठीक है ना। उसी तरह ही इसमें उसको फिर हम कंपैरिजन तीनों को ही देखते हैं। अगले में देखें 79 में क्या है, इसमें भी इंक्लूड वाली है, ठीक है। आगे आ जाए ये ऑर्डिनेंस, इसमें भी इंक्लूड, मतलब
एक्चुअली जो वर्ड इनकम है इसको लॉ में डिफाइन नहीं किया गया और इसको इंक्लूड करके कुछ चीज़ें जो एलिमेंट है वो उसमें शामिल किए गए। तो पहले हम लास्ट अपने को अब देख लेते हैं। जो करंट प्रिवेलिंग है उसमें इनकम इंक्लूड एनी अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। नंबर 1 अगर इसकी काइंड क्लासिफिकेशन देखें तो पहले में क्या होगा, कोई भी अमाउंट जो भी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चार्जेबल टैक्स है वो इनकम है। पहली क्लास ये होगी अमाउंट चार्जेबल टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, वो टैक्सेबल है। वो किसी हेड में भी है। आगे क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसके आगे हेड है वो सैलरी है। अब इसकी अदरवाइज हम किस में देखें तो नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लासीफाई करते हैं कि नेचर ऑफ इनकम के मुताबिक देखें तो उसमें हम देखेंगे कि सैलरी इनकम है, इनकम फ्राम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्राम बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है, इनकम फ्राम अदर सोर्सेज है। तो हमारे स्टैचू ने जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2000 इसने इसको 4-5 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, एक इनकम फ्राम सैलरी, इनकम फ्राम प्रॉपर्टी और इनकम फ्राम बिजनेस और कैपिटल गेन और अदर सोर्स, बाकी सारे उसमें ग्रुप कर दिए। तो सारी इनकम को कहाँ ग्रुप किया, जिसको हम हेड ऑफ इनकम भी कहते हैं। और सेक्शन 11 में हेड ऑफ इनकम है, आगे अलग उनकी कैलकुलेशन है, हर हेड की फिर अलग है। इनकम फ्राम सैलरी का अलग सेक्शन है, उसमें डिडक्शन एडिशन ये वो जो भी उसकी टर्म कंडीशन उसमें है, और एग्जम्पशन ये वो भी सारी उसकी अपनी है। इनकम फ्राम प्रॉपर्टी की अपनी है, बिजनेस की अपनी है, कैपिटल गेन की अपनी है, इनकम फ्राम अदर सोर्स की अपनी है। तो ये इन हेड में या कोई और हेड में ये तो क्लासीफाई भी हैं। एक ये क्लासिफिकेशन की गई है ऑर्डिनेंस में इन अकॉर्डेंस विद द नेचर ऑफ इनकम, कि सैलरी एक नेचर है ना। इसी तरह इनकम को और भी तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है, जैसे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेजिडेंट पर्सन की इनकम क्या है, नॉन रेजिडेंट की क्या है। तो रेजिडेंट की वर्ल्ड इनकम है, उसके जो नॉन रेजिडेंट है उसकी पाकिस्तानी इनकम है। तो इसी तरह बाद दफ़ा कुछ चार्ज करने के लिए आपकी प्रेजेंटिव इनकम है, उसको ट्रांजैक्शन कोई इनकम रही है जिसको हम डीमिंग इनकम कहते हैं। तो डीमिंग नोशनल इनकम भी है, प्रेजेंटिव इनकम भी है। कुछ चीज़ को मिनिमम टैक्स के लिए इनकम ट्रीट कर लिया है, इवन दो वो इनकम नहीं है, तो उसको हम डीमिंग या प्रेजेंटिव या नोशनल इनकम कहते हैं। तो कहीं उसको कर लिया गया, तो कहीं इनकम रसीट बेसिस पे एज्यूम कर ली कि अमाउंट आएगी तो वो रसीट बेसिस पे इनकम में अकाउंटिंग मेथड भी है। तो कहीं कर लिया अक्रूवल बेसिस पे, राइट टू रिसीव होगा तो अक्रूवल बेसिस पे। कहीं जो इसका हाइब्रिड सिस्टम अडॉप्ट किया है, कुछ रिसीट पे अक्रूवल पे वो उस पर आ जाए, कुछ ये वाली जो है नोशनल डीम्ड किसी चीज़ को भी जिसमें विद होल्डिंग हुई उसको डीम कर लिया। तो इसमें अगर ऑर्डिनेंस में देखें तो इसमें नोशनल डीमिंग होती है, आर्टिफिशियल। नोशनल से मुराद आर्टिफिशियल, जो एक्चुअल नहीं है। नोशनल है कि कोई चीज़ हम कहें ये ऑफिस है तो ये एक्चुअल आपने किराए पे दिया 2 लाख पे, तो ये हम समझे ये 5 लाख पे जा सकता है। और ये डीमिंग नोशनल फिक्शन ये एक ही चीज़ है, डिफरेंट उसके टर्मिनोलॉजीज हैं। प्रेजम्पटिव, ठीक है ना, प्रेजम्पटिव कह लें, नोशनल कह लें, आप डीमिंग कह लें, लीगल फिक्शन में कह लें, कोई चीज़ फिक्स कर ली है कि ऐसे है, ठीक है ना, वो नेशनल है। तो इसमें हमने पहला है अमाउंट, पहला तो बहुत ही ब्रॉडन है कि कोई भी अमाउंट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में चार्जेबल टैक्स है तो वो इनकम है, ठीक है ना। इस तरह सुपर टैक्स के लिए इनकम को लहदा डिफाइन किया हुआ है, वहाँ 4, 5, 7 चीज़ें हैं कि ये इनकम है। इवन एग्जेम्प्ट इनकम भी डाल दी उसने, ठीक है। तो वो वहाँ जिस सेक्शन में जिस तरह इनकम को उसने कहा होगा उसके मुताबिक है। एक ये जनरल डेफिनेशन है, बाकी सुपर टैक्स या किसी के लिए अलहदा है, तो जैसे प्रेजम्पटिव के लिए अलहदा है, जैसे टर्नओवर के लिए जो सेल है वही ट्रीटेड टू भी इनकम होगी, तो उसके मुताबिक कैलकुलेट होगा। तो जहाँ जो भी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स है वो समझे कि नहीं। पहला वाला एनी अमाउंट चार्जेबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो वो टैक्सेबल है। दूसरा इसमें अगर इसमें क्लासिफिकेशन देने, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 148, 150, 52, 56, ये वो सब सेक्शन 5 या सेक्शन तो दूसरा ये होगा, ये वाले सेक्शनों में जिस अमाउंट पे विद होल्ड होता है वो अमाउंट इनकम है। इवन तो वो सेल है, पेमेंट है, रिसीट है, कुछ भी, इवन एक्सपेंडिचर भी है तो वो क्या है, वो इनकम है। इवन दो एक्सपेंडिचर पेमेंट जो है वो आपकी इनकम नहीं होती, लेकिन यहाँ जिस पे विद होल्डिंग हो गई है, आपने की है पेमेंट करते वक्त, तो वो इनकम बन गई। रसीट पे जो कलेक्शन होती है उसको टैक्स कलेक्ट कर रहा है, वो कलेक्टिंग एजेंट है। जब आप पेमेंट कर रहे हैं कोई, तो उस वक्त विद होल्डिंग कर रहा है तो वो विद होल्डिंग एजेंट है।
तो अब रिसीट के साथ कोई पैसे आप लेते हैं तो उस वक्त वो आप एज ए कलेक्टिंग एजेंट है। जैसे रजिस्टर आपका जो है आपका कलेक्टर कस्टम है, आपसे ड्यूटी लेता है तो साथ वो भी लेता है, तो वो कलेक्टिंग एजेंट है। इसी तरह ऑक्शन होती है, जो बंदा ऑक्शन में ले रहा होता है, या अदरवाइज आप भी जो स्पेसिफाइड 236 में HHE है, जहां आप सेल करते हैं इनवाइस, तो साथ आप इनवाइस कुछ सेक्टर में वो भी करते हैं कि अमाउंट भी लेते हैं उनसे, तो वो वहाँ जहाँ आपने अमाउंट अपनी कलेक्ट करनी है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है या कुछ और कलेक्ट करना है, तो कलेक्शन के साथ आपने टैक्स भी कलेक्ट करना है, तो वहाँ आप कलेक्टिंग एजेंट है। जहाँ आपने पेमेंट करनी है और विद होल्ड करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट उसका, तो वहाँ आप विद होल्डिंग एजेंट है। तो कुछ सेक्शन जो है हमारे जो विद होल्डिंग के, इनकी कुछ विद होल्डिंग एजेंट में कुछ कलेक्शन एजेंट के प्रोविजन है, कुछ विद होल्डिंग के, तो उसके मुताबिक उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इन सेक्शंस में जिस अमाउंट पे विद हेल्ड या कलेक्ट होगा वो अमाउंट इवन दो नॉट ए इनकम, लेकिन वो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूसिव इस डेफिनेशन के तहत, तो जो एक्सटेंसिव डेफिनेशन है इसके तहत वो उसको भी ट्रीट कर लिया जाएगा कि वो इनकम है। पहले जो पुराना 79 में ऐसे नहीं था, तो उस वक्त बाद में फिर लिटिगेशन में आया भी जी आप प्रोज्यूम कर लें कि जो टैक्स है वो डीम टू बी इनकम है, वो इनकम है, तो लेकर इनकम में तो वो डिफाइन नहीं है। विद होल्डिंग वाली को ट्रीट कर लिया जैसे पुराना 80 था 80C भी, कि वो प्रजम्पटिव इनकम है और फिर टैक्स जो दिया है वो फाइनल डिस्चार्ज है इम्पोर्ट पे एक्सपोर्ट पे सारे, लेकिन उनका ये पुरानी डेफिनेशन हम 79 वाली देखें तो उसमें तो ये चीज़ नहीं थी, तो फिर उन्होंने को इधर डालनी पड़ी। तो दूसरी कैटेगरी ये होगी। तीसरी कैटेगरी जो है एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, वो चार्जेबल थी पहले वाली, वो चार्जेबल जो है वो है, या यहाँ किसी अमाउंट को भी ट्रीट कर लिया गया प्रोविजन ट्रीटेड, ये वाला ट्रीटेड जो है ये नोशनल है, जिसको हम डी में कहते हैं, फिक्शन कहते हैं। कहीं भी जैसे सेक्शन 111 है, 111 में कुछ क्रेडिट एंट्री अनएक्सप्लेन्ड है तो उसको ट्रीट कर लिया गया कि एज ए इनकम है, वो ट्रीटेड इनकम टू बी इनकम होगी। इस तरह आपका जो कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज की है अंडर डिक्लेयर्ड है उसको ट्रीट कर लिया, या एक्सपेंस की आप एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके तो उसको ट्रीट कर लिया, या सप्रेस सेल है, ट्रांजैक्शन है, परचेज है, चीज़ों को जो एडिशनें होती हैं सेक्शन 111 की, तो वो सारी उसमें आती हैं। इसी तरह आपने लोन लिया अदर देन क्रॉस चेक, तो वो वाली ट्रीट हो जाती है, वो आपकी इनकम ट्रीट हो जाती है। तो इस तरह की या 3 साल तक आप पेमेंट नहीं की क्रेडिटर, जो कि आपकी इनकम नहीं होती, तो ओवर 3 ईयर हो जाए तो वो भी इनकम ट्रीट हो जाती। तो इस तरह वो जो लॉ में ऑर्डिनेंस में कहीं भी कहा गया है कि ये ट्रीटेड, या 7E वाला आप ट्रीट कर लिए कि ये वाली इनकम है, इवन दो आपकी प्रॉपर्टी से नहीं भी आई तो उन्होंने कहा ये आपका जो 5% है वो आपकी इनकम है उस प्रॉपर्टी की, फेयर वैल्यू, फेयर 5%, उस पर 20% टैक्स लगेगा, तो वो ट्रीटेड या नोशनल या डीमिंग या फिक्शन कह ले। तो 3 कैटेगरी हैं, ठीक है जी। पहली एमनी इनकम चार्जेबल टैक्स, दूसरी विद होल्डिंग वाली, और तीसरी ट्रीटेड होगी। तो पहले इसमें एक और प्रोविजन भी था पिछले वाले में, देखें 79 में देखें इसका डिफरेंस। पिछले वाले में देखें तो इसमें इनकम को अलहदा, प्रॉफिट और गेन को अलहदा, ठीक है। अब वाली डेफिनेशन ब्रॉडर इन स्कोप है। पहले में इनकम प्रॉफिट, इनकम की डेफिनेशन में एनी इनकम डाला हुआ था और प्रॉफिट एंड गेन डाला, फ्रॉम व्हाट हैव सोर्स ड्राइव चार्जेबल टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस अंडर द हेड 15। अब वो ये हेड शेड खत्म कर दी है, उनका कहीं भी पहले तो 15 के तहत जो चार्ज थी लिमिटेड थी कि वो है, उन हेड में कोई चार्जेबल है, टैक्सेबल है नहीं, वो है तो इनकम है, अदरवाइज कोई चार्जेबल किसी और हेड में तो वो इनकम ही नहीं है। तो उसके बाद फिर लॉस और नेगेटिव भी थी, अब नेगेटिव उन्होंने ख़त्म कर दिए। है उसमें था आगे हर यानी चौथी कैटेगरी जो है लॉस ऑफ इनकम है। नेगेटिव इनकम जो है उसको भी जैसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो इनकम है तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड सेट करते हैं, तो नेगेटिव इनकम जो है वो लास्ट 4 कैटेगरी होगी। ये कोई भी अमाउंट चार्जेबल टैक्स, विद होल्डिंग, कलेक्शन वाली, डीमिंग इनकम और लॉस ऑफ इनकम, जो 4 कैटेगरी आप करंट जो है इसको क्लासीफाई किया है। तो पहले में देखें तो
पहले में इनकम प्रॉफिट गेन सेक्शन फॉर लिमिटेड थी उस हद तक, लॉस ऑफ एनी सच इनकम उन्हीं को बार बार करना पड़ा था। वहाँ अमाउंट ऑफ लॉस है, वहाँ क्योंकि ब्रॉडन किया है तो चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ टोटल प्रोविजन का टोटल जो है ऑर्डिनेंस का ही कहा गया है। तो पहले सेक्शन 15 तक कन्फाइन थी, इस तरह डीमिंग प्रोविजन थी। उसके बाद इसमें बोनस शेयर भी थे कोई, वैल्यू ऑफ बोनस शेयर नॉट इंक्लूडिंग शेयर होल्डर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी द अमाउंट। ये पहले बोनस शेयर जो है इसमें से एक्सक्लूड किया था, किसी कुछ देर के लिए इसको इंक्लूड किया था, टैक्स किया था, विद होल्डिंग भी की थी, फिर उसमें मसाइल आए तो उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने आगे चार्जिंग करके प्रोविजन मिट कर दिए, तो अब वो उसकी टैक्सेशन नहीं। उसको हम डिविडेंड में डिस्कस करेंगे कि बोनस शेयर क्या होते हैं, किस तरह इशू करते हैं, क्या है। क्लियर जी। तो ये इससे पहले वाला देख लें। एक्ट जो है, ये एक्ट के तहत प्रॉफिट गेन, यहाँ इनकम वाला वर्ड नहीं था, प्रॉफिट गेन है, डिविडेंड है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, फॉर द पर्पज ट्रस्ट इंक्लूड एनी एप्लीकेशन, ये कोई वैल्यू शैली उन्होंने। अब अल्टीमेटली हमारी डेफिनेशन जो है ब्रॉडर इन स्कोप है, वाइडर है और कन्फाइन है, समराइज है। उसके बाद उस वाली देख लें, इससे पहले वो इंडियन एक्ट नहीं, दूसरा 1961 वाला, ये और एक्ट वाली आलमोस्ट उन्होंने एक्ट जो 1922 वाली थी इंडियन में ऑलमोस्ट उन्होंने उसको फॉलो किया, तो आगे दी। क्लियर। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जुडिशल वैसे डेफिनेशन जो है इनकम क्या चीज़ है। तो इसमें पहला केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें इनकम को समीना शौकत केस। तो वैसे इनकम अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें, तो किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो वहाँ कहते हैं रिवार्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना। जैसे आपका लेबर है तो लेबर की रिवार्ड क्या है, सैलरी वेजेस। इस तरह दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, तो लैंड का वहाँ टर्मिनोलॉजी में उसका रिवार्ड होता है रेंट। ठीक है। इस तरह चौथा फैक्टर जो है वो कैपिटल होता है, कैपिटल का रिवार्ड जो है वो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, उसका रेम्यूनरेशन ये समझ लें वो है। तो पांचवा फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो वहाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके आगे फिर कैटेगरी है, नोशनल रेंट क्या है, इकोनॉमिक रेंट क्या है, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ डेफिनेशन में देखें तो वहाँ जो रिवार्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है तो उसको इनकम कहते हैं। तो वेल्थ की आगे वेल्थ की प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, वेल्थ की कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, इस तरह जो इन्वेस्टमेंट या दूसरी कैटेगरी है वहाँ। तो यहाँ अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, यहाँ कमर्शियल या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से या नेचर ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अदरवाइज एसेट और इनकम को हम डिफ्रेंशिएट करें तो ऐसे समझ लें कि इनकम क्या, इनकम और एसेट में क्या डिफरेंस है। तो हम कहेंगे इनकम जो है ऐसे है जैसे फ्रूट ऑफ ट्री, एक ट्री एसेट है तो फ्रूट उसके इनकम है जो उससे रेगुलर जनरेट होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लें कि कोई या क्रॉप ऑफ फील्ड है, एक लैंड है वो आपका एसेट है और वो हर साल आपको जनरेट कर रही है। इधर लिविंग चीज़ें हैं, एक गोट है वो आगे बच्चे दिए जा रही। अब उसमें मल्टीपल इनकम भी हो सकती हैं। एक लैंड को आप रेंट पे भी दे सकते हैं, खुद प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अब गोट है, गोट को आप सेल करके कैपिटल गेन भी कर सकते हैं, उसको बच्चों के लिए करते हैं, उसको रेंट भी दे सकते हैं। तो मल्टीपल इनकम भी जनरेट हो सकती है उससे, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही इनकम हो। एक फ्रूट है, आप उसके वो जो हर साल आपकी कटिंग करके भी उसको बेच सकते हैं, पत्ते भी बेच सकते हैं, फूल भी बेच सकते हैं और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। तो डिफरेंट इनकम भी, और रेंट आउट भी कर सकते हैं, बाग का बाग ही आप रेंट आउट कर दें। तो इसलिए उसमें से मल्टीवेरियस आपकी इनकम हो सकती है। और अल्टीमेटली जो आप रेगुलर उससे दे रहे हैं, जो भी मल्टी इनकम ले रहे हैं, वो इनकम है जो रेगुलर रूटीन प्रोडक्ट रिटर्न आपको आ रही है। लेकिन जब वो आप उसको खुद वो एसेट है उसको बेचेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा, ऐसे समझें। वो एसेट है उसको बेचेंगे तो कैपिटल सीड होगी, जो से रेगुलर चीज़ें आ रही हैं उसको बेच के आप जो है वो आपकी इनकम है। तो ऐसे समझ लें कि ये फ्रूट ऑफ ट्री की तरह है या जैसे क्रॉप ऑफ फील्ड है, इस तरह इनकम है। तो इनकम आपकी जो
उससे प्रोड्यूस हो रही है, उससे वो जो एसेट है प्रोड्यूस कर रहा है, जो रिटर्न आपको दे रहा है वो आपकी इनकम है। रियल सेंस में ये आपकी इनकम है। तो इसी तरह अगर हम जितने भी एसेट खरीदते हैं, जैसे प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, इसको आप एक तो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एक होते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा ये कंप्यूटर है तो ये सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो कुछ ये जो प्रोडक्शन में प्रोसेस में हेल्प करते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, ये कैपिटल नेचर के। जो खुद बिकते हैं वो ट्रेडिंग है, उनका डिफरेंशियल जो है वो इनकम आता है या प्रॉफिट आता है। उनको हम बेचें, एक तो वो प्रोड्यूस कर रहा है वो इनकम है, सेल है। एक उन्हीं एसेट को हम बेचेंगे तो बेचेंगे, एक तो सेल को इनकम कहेंगे और प्रॉफिट हम कहेंगे जो उसका डिफरेंशियल होगा। जैसे आपने गुड्स है, इन्होंने गुड्स, आपने रॉ मटीरियल गुड्स प्रोड्यूस की, एसेट है, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, वो तो हेल्पिंग या प्रोडक्शन है, प्रोड्यूसिंग या इन्वेस्टिंग एसेट्स हैं, उनको हम इन्वेस्टिंग एसेट या प्रोड्यूसिंग एसेट या हेल्पिंग एसेट कहेंगे। लेकिन जो ट्रेड हो रहे हैं उसको हम ट्रेडिंग एसेट कहेंगे। उसको जो हम परचेज करेंगे उसको कहेंगे कास्ट या परचेज प्राइस कहेंगे। जब सेल कहेंगे तो उसको इनकम कहेंगे या रेवेन्यू करेंगे। जो उनका नेट आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अगर इसी तरह कैपिटल जो एसेट्स हैं उनको बेचेंगे तो उसका जो आएगा उसको हम गेन कहेंगे, क्योंकि उसकी होल्डिंग की वजह से ट्रेडिंग प्रॉफिट जो होता है वो रेगुलर नेचर का होता है। क्या आप आ रही चीज़ें तो उसमें जो इन्फ्लेशन एलिमेंट है वो बहुत मिनिमम हो सकता है। लेकिन जो कैपिटल एसेट्स हैं या इन्वेस्टमेंट एसेट हैं उसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक उसमें ट्रेडिंग का एलिमेंट होता है, एक दूसरा होल्डिंग की वजह से जो इन्फ्लेशनरी वजह से जो गेन होता है उसके, इसलिए गेन की टर्मिनोलॉजी दी जाती है। तो अगर इसी तरह ये टर्म जो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या डिफाइन किया है, तो वैसे दूसरों में भी डिफाइन किया है। तो द टर्म इनकम हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द इनकम टैक्स 1922 although it occur in several sections of the act, namely section 3, 4, 4, paragraph 3 of the object of Indian act is to tax the income. The term which does not define income in this act connotation prodigal return coming in। जो इनकम से मुराद जो इनकम मीन कमिंग इन, जो आपके पास आ रही है किसी चीज़ से, with some sort of regularity expected, regularity from definite source, कि सोर्स से आ रही है तो जो रेगुलर नेचर की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है या कोई जो एक्सेप्शनल चीज़ हो वो इनकम में यूजुअली नहीं आती। वैसे अगर लॉ डीम करे तो आ सकती है, लेकिन ये रकरिंग नेचर और रेगुलर फीचर और इसका प्रोडक्ट नेचर जो चीज़ होगी वो जो रेगुलरली या रकरिंग नेचर बार बार जो आ रही होगी, यूजुअली ये उसको हम रेगुलर नेचर या प्रोडक्ट या रकरिंग उसको हम कहेंगे इनकम है, जो चीज़ रेगुलरली आ रही है। तो सोर्स उसका डेफिनेट भी हो सकता है, नॉन डेफिनेट भी हो सकता है। जो एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगी तो हम उसको यूजुअली कैपिटल नेचर कहते हैं। अनलेस अंटिल लॉ उसको भी डीम कर दे तो फिर वो इनकम बन जाएगी। तो जो डिफाइन है सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी एक्सपेक्टेड रेगुलरली फ्रॉम डेफिनेट सोर्स इज नॉट necessarily one which is expected to be continuously product, but it must be one whose object is production of a definite return, excluding anything in the nature of mere windfall. Thus income has been linked pictorially to the fruit of tree or crop of release। उस तरह की समझे एग्जाम्पल। इट इज essentially produce of something which is often loosely spoken of as a capital, but capital though possibly the source in the case of income from security in the most of cases hardly more than eligible in the process of production। तो ये वाला जो है कुछ सोर्स होगा उससे आएगी, वो सोर्स ख़त्म होगा तो कैपिटल होगी, अगर प्रोडक्ट आएगी तो वो इनकम होगी। इसको फर्दर हम अगले केस में देख लेते हैं, एजेंसी वाला केस देखें। ये इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें साथ रिसीव, अक्रूवल, प्लेस ऑफ अक्रूवल, सीट, उसको भी उन्होंने इंटरप्रेट किया, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनकम देयर लॉर्डशिप थिंक इन द इंडियन एक्ट कनोटेड प्रोडिकल रिटर्न coming in with some sort of regularity from definite source. Source is not necessarily one which is expected to be continuously product, but it must be one
whose object प्रोडक्शन, पहला हिस्सा उसी तरह ही है। ये वाली पॉलिसी ऑफ द एक्ट इज टू मेक अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव आइदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली। अब जो हम कह रहे थे ना नोशनल डी में, वो कंस्ट्रक्टिवली का वर्ड भी उसको यूज कर लेते हैं। सो फार एज द वर्ड अक्रू राइज आर कंसर्न वी आर टू टेक द ऑर्डनरी डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड सिंस बोथ द वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द प्रोविजन इन क्वेश्चन दे मस्ट बी टेकन टू हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग। अक्रू राइज, ग्रोइंग अप, ये वो एटसेट्रा। Increase session advantage while the word arise connote coming into existence notice present itself in the hour to be noticed that these two words have been used in the contradiction to the receive including right के वो the word accrue rise represent interior to the point of when the income becomes receivable connotate character of income which is more or less inchoate। basically ये है कि accrue rise जब आपका right to receive एस्टेब्लिश हो जाए तो इवन दो एक्चुअल नॉट रिसीव्ड तो आपका सब्सिक्वेंट रिसीवेबल जो रिसीवेबल पेबल है डेटर क्रेडिटर है उसके मुताबिक है। तो इनकम और इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली इनकम वो है जो रिटर्न है और जो सोर्स है वो एसेट है। कैसे समझ रहे? सोर्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एसेट है या वो कैपिटल नेचर, कैपिटल कह लें या इन्वेस्टमेंट है, या कह लें इन्वेस्टमेंट है या कैपिटल है या एसेट्स है। जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोडक्टिव एसेट है और जो प्रोड्यूस का हो रही है चीज़ वो आपकी इनकम है। क्लियर जी? आगे नेक्स्ट बिट। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है अलाई काटन वाला केस है तो और एक पीआईडीसी वाला है। पीआईडीसी में उन्होंने फर्दर ये बहुत सी इंटरप्रिटेशन इनकम की दे के अल्टीमेटली वही चीज़ है जब फ्रूट ऑफ ट्री और वो है वो ये जनरल कंसेप्ट ये है। बाकी वो जो हमने डीमिंग है जो क्लासिफिकेशन हमने की है उसके मुताबिक है। तो इसमें एक चीज़ और है कि जब किसी चीज़ पे टैक्स दे दिया जाए तो उसके बाद फिर वो सीज टू बी इनकम, जब इनकम टैक्स रख दिया तो पीआईडीसी में ये कहा गया है कि जब आप किसी टैक्स प्रोसेस में जब इनकम जनरेट हो रही है तो इनकम आपकी आई है तो फिर री इन्वेस्ट होगी, फिर आपको एसेट में चली जाएगी ना। जब इस साल इनकम प्रोड्यूस होगी तो या तो आप एक्सपेंस में ले जाएंगे या जो सरप्लस बचेगा फिर इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट में फिर आपके दो हिस्से हैं, या ट्रेडिंग एसेट में कर दें तो जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं तो वो फिर उसमें आ जाएगी, या उसको लॉन्ग टर्म एसेट या प्रोडक्टिव एसेट में कर दें तो वो कैपिटल वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जो ये रिटर्न हम इन्वेस्ट करेंगे ट्रेडर में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। जो इन्वेस्ट करेंगे प्रोडक्टिव एसेट में जो फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट हो जाएंगे, वो एसेट या इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। इस तरह ये प्रोसेस ऑनवर्ड चलता रहेगा। जब इनकम पे आप टैक्स दे देंगे तो वो दैट सीज टू बी इनकम, वो दैट मूव एज ए मनी, वो एसेट में चलेगी ना ट्रेडिंग में या उसमें, दैट मूव एज मनी उस पर अगेन एंड टैक्स नहीं होगी, वो फिर फर्दर इनकम जनरेट करेगी यूज होके ट्रेडिंग में या उधर में तो फिर ऑनवर्ड चलेगी। वो इटसेल्फ नहीं होगी लेकिन उसकी फर्दर प्रोटेक्शन होगी तो उस पर टैक्सेशन होगी। क्लियर जी? आगे चलो, वापस आ जाए। ये कहाँ से शुरू होता है? हैं? ये इसका स्कोप, फीचर, काइंड, मैंने डिस्कस काफ़ी चीज़ें कर दी हैं। कंसेप्ट ऑफ इनकम क्या है, इकोनॉमिक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, लॉ एप्लीकेबल क्या है वो आपके सेक्शन है 15 ये वो। पुराना एक स्कोप ऑफ इनकम था 79 में सेक्शन 11 था कि अक्रूवल रिसीट या विचेवर अर्लियर जो भी या डीमिंग या उस बेसिस पे अक्रूवल से मीनिंग वर्ल्ड इनकम या आपके पाकिस्तानी इनकम। इनकम मीनिंग क्या है, वॉलंटरी पेमेंट रिसीट, इसमें डिफरेंट कैटेगरी बताई गई हैं कि ये इनकम है कि नहीं है। ठीक है ना? तो और ये इसके आगे डिटेल भी हैं तो क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए डिटेल जाने में, और भी देखना चाहें तो इस बार फर्दर बहुत से इसमें चीज़ें दी गई हैं जो जर्नल या क्वेश्चन या डिस्प्यूटेड चीज़ें तो उनको इसमें ये बेटा केस लॉ भी हैं इंडियन इसमें, जिसमें इनकम इज एनुअल यील्ड इन मनी डिड्यूसेबल टू मनी वैल्यू, ये कंसेप्ट ऑफ इनकम है। ये प्रॉडिकल भी आप दे सकते हैं, एग्जाम्पलें भी हैं इसमें। ठीक है? इनकम मीनिंग क्या है, वर्ड इनकम टू बी नीड टू बी राइव फ्रॉम एक्टिविटी इन फोर्सेबल ओब्लिगेशन टू पे बट मेयर आई वॉलंटरी कस्टमरी पेमेंट, और वही आपका ये रकरिंग रेगुलर मेन फीचर वही चलेंगे। तो इससे आप इंडियन केस लॉ भी देख सकते हैं तो काफ़ी चीज़ें हैं। क्लियर जी? नेक्स्ट
अब हम इनकम से आगे चलते हैं। तो अब अकाउंटेंसी पॉइंट से जनरली जो इनकम या रेवेन्यू होता है ये रेफर करता है टू द सेल ऑफ गुड्स या इनकम फ्रॉम सर्विसेज। दो चीज़ें में यूजुअली बेसिकली तीन सोर्स होते हैं, एक गुड्स की सेल, एक सर्विसेज की सेल, एक जो अदर देन गुड्स और ये है इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल। ठीक है ना, अगर आप टोटल लगाएं तो सेल या रेवेन्यू जो है इसको अगर आप ग्रुप करें तो तीन चीज़ों से जनरली आते हैं। गुड्स से, गुड्स आपकी जो टेंजिबल होती हैं, आप मूव हो सकती हैं एक दूसरी जगह से। सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, इनको हम ट्रेडिंग में भी पार्ट कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो तीसरा होती है इमूवेबल की प्रॉपर्टी सेल परचेज। तो जनरल कंसेप्ट तो है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपके फिक्स एसेट है, लेकिन जब आप ट्रेड का बाइंग सेलिंग का काम करें तो वही फिर आपके ट्रेडिंग एसेट है, फिर उसकी सेल भी आपकी हो सकती है। वैसे आप होल्डिंग के लिए फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए उसको लें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, तो वो फिक्स एसेट है आपके, फिर वो कैपिटल एसेट है, उसकी रिसीट आएगी बेचने तो वो कैपिटल रिसीट होगी। लेकिन अगर आप उसी नेचर का काम करें तो ये कैपिटल रेवेन्यू हम देखेंगे कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, टाइम ऑफ होल्डिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, उसके मुतल्लिक फिर हम डिटरमिन करते हैं कि ये रेवेन्यू है, ट्रेडिंग है, फिक्स है या क्या चीज़ है। इसी तरह लाइबिलिटी को उसी तरह देखते हैं, तो फिर हम वहाँ उसको देख लेंगे क्या चीज़ है। तो अब हम इसके इनकम में देखते हैं कि प्रॉफिट और बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस में बनती है। तो वहाँ इनकम एक तो ग्रास रिसीट है, ग्रास रिसीट आपकी सेल ऑफ गुड्स से आती है, आपकी फिर सर्विसेज से आती है, फिर आपकी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो आप अगर काम करते हैं तो उससे आएगी। तो ये आपकी सेल्स है। तो वहाँ एक और कंसेप्ट है कि प्रॉफिट जो है उसकी डिफरेंट किस्में हैं। एक ग्रास प्रॉफिट आप कहते हैं, ग्रास प्रॉफिट भी ग्रॉस सेल और उसमें से ग्रास कास्ट ऑफ सेल हम लेस करते हैं, उसकी फिर आगे कैलकुलेशन है। मैन्युफैक्चरिंग में अलहदा है, ट्रेडिंग में अलहदा है, उसमें परचेजेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और लेबर जो डायरेक्ट होते हैं लेस करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी लेस करते हैं और कास्ट ऑफ सेल आ जाती है। तो अब जब हम सेल में से कास्ट ऑफ सेल लेस करते हैं तो ग्रास प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रास प्रॉफिट में से फिर हम लेस करते हैं एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। तो दो चीज़ें लेस की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो हम लेस करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग में आपके फाइनेंशियल एक्सपेंस है, वर्कर फंड है या दूसरे कोई है या अदर्स हैं, इस तरह अदर इनकम भी उसमें ऐड कर लेते हैं तो अदर एक्सपेंस भी लेस करते हैं। तो फिर आ जाता है हमारा प्रॉफिट, जिसको कहते हैं हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या जो यूएसए टर्मिनोलॉजी है उसमें मार्जिन का वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रास मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, प्री टैक्स मार्जिन, पोस्ट टैक्स मार्जिन। यहाँ हम प्रॉफिट का ग्रास प्रॉफिट कह लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह लेते हैं। ये तो एक आपकी प्रॉफिट एंड लॉस बनता है जिसमें हम प्रॉफिट की वर्डिंग कहते हैं। तो टैक्सेशन में जो यूजुअली प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसकी टैक्सेशन होती है और उसमें ऐड लेस करते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ एक्सपेंस जो डिसला होते हैं लेस करते हैं, डेप्रिसिएशन टैक्सेशन की और है, इधर की और है। जो भी एक्सपेंस या कास्ट जो या सेल में अप डाउन्स हैं वो जो टैक्स में यहाँ इनएडमिसिबल है या उनकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स होता है उसमें एडजस्ट करके हम टैक्सेबल प्रॉफिट बनाते हैं और उस पर टैक्स लगाते हैं। प्लस को डीमिंग सेल पे या मिनिमम या प्रेजेंटे लगने हो तो उसमें ऐड करके लायबिलिटी निकालते हैं। तो ये वाला आपका प्रॉफिट होता है जो पहले प्री टैक्स या पोस्ट टैक्स, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये फॉर द ईयर होता है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आगे कुमुलेटेड में आएंगी। फॉर द ईयर जब प्रॉफिट आता है तो एक तो होता है, अब नेचर ऑफ बिजनेस जो है तीन किस्म के होते हैं। एक आपका बल्कि चार लगा लें, बिजनेस तीन है, एक बाकी नॉन बिजनेस। इसमें सोल प्रोवाइडर जिसमें एक बंदा ही काम करता है तो उसमें हम जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है हम उसको कहते हैं प्रोप्राइटर कैपिटल। तो वहाँ ये जो प्रॉफिट आता है ये प्रॉफिट उसमें जाके ऐड हो जाता है, कैपिटल का पार्ट बन जाता है। इसी तरह पार्टनरशिप है तो ये जो प्रॉफिट होता है इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टू शेयरिंग रेशियो करके फिर इसको उस कैपिटल में ऐड होकर बैलेंस शीट में चला जाता है। तो वहाँ ये सोल प्रोप्राइटर में या पार्टनरशिप में एक्यूमुलेशन का कोई कंसेप्ट नहीं, ठीक है जी। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक्यूमुलेट प्रॉफिट या डिविडेंड का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ क्या है, वहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है। आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट करके वो शेयर ऑफ प्रॉफिट आपके कैपिटल में चला जाएगा और कैपिटल से जो पैसे आप ड्रॉ करेंगे उसको ड्राइंग कहते हैं। इंडिविजुअल में बिजनेस में भी यही है
और इसी तरह पार्टनरशिप में भी है। और जो कैपिटल जो कंसेप्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या डिविडेंड, वो कंपनी में कॉर्पोरेट मैटर जो है वहाँ ये प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट शेयर होल्डर में नहीं होता, बल्कि ये कंपनी के बैलेंस शीट में एक्यूमुलेट होता जाता है। पहले प्रॉफिट इस साल का जो इस करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, उसमें पिछले साल वाला ऐड हो जाएगा जो पड़ा होगा, उसमें से जो डायरेक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड करेंगे, फिर आगे उनकी मीटिंग होगी, कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ है उसके मुताबिक वो रिकमेंड करेंगे कि इसमें से कितना हम दे सकते हैं या कितना हमारे पास कैश है, या इन डिविडेंड जो है वो इन कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है, वो हम आगे डिविडेंड में उसको डिस्कस करेंगे। तो वो पिछला प्रॉफिट जो पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटेड करंट वाला उसमें ऐड किया तो टोटल अवेलेबल हो गया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कि टोटल ये इतना हम डिविडेंड दे सकते हैं, क्लियर, इतना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मांग शेयर होल्डर। फिर उसमें से डिविडेंड जो रिकमेंड करें बोर्ड, फिर अप्रूव करे जीएम एजीएम में, तो वो फिर हमने डिविडेंड उसमें से लेस करना है। कुछ डिविडेंड की किस्में कुछ लेस करना है, कैश भी डिविडेंड कैश भी हो सकता है, इन काइंड भी हो सकता है। अगर कैश में देना है तो उसमें से लेस होगा तो उधर कैश में से लेस हो जाएगा, शेयर होल्डर को उतना चलाएगा अकॉर्डिंग टू देयर शेयर होल्डिंग रेशो। बाद में इन काइंड भी हो सकता है कि बोनस शेयर दे दें, वो इधर से निकल के ऊपर कैपिटल में हो जाएगा, उनके उतने नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। बाद दफा डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं, बाद दफा कोई एसेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन काइंड में फिर वो कैश नहीं जाएगा, वो एसेट जाएगा, या इसको कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं कि बोनस शेयर में हम बजाय उसको पैसे दें उसको समझे और शेयर फ्री में इशू कर देते हैं। बोनस शेयर से बोला जिसके पास 100 शेयर है, एक के पास 200 है, हम कहते हैं एक 10 शेयर के पीछे आपको एक शेयर दे देते हैं, तो 10 की बजाय उसके कितने हो जाएंगे 11 शेयर, तो आइंदा उनको डिविडेंड 11 में मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसको शेयर जो है वो फ्री उसी कास्ट में जो पहले दी हुई उसी में ऐड कर देंगे, तो इधर प्रॉफिट में से कम करके उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होगा तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज करते हैं, और जो रिमेनिंग बचेगा पहला अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसमें से डिविडेंड जो निकलेंगे, डिविडेंड की डिफरेंट कैटेगरी अब हमें डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद जो बचेगा ये रिमेनिंग एट द एंड वाला एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, ये अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे लॉस कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट होते हैं, इस तरह ये प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये कंपनी में होगा, ठीक है ना। कंपनी में होगा तो या आपकी जो एनपी एनजी है वहाँ एक्यूमुलेटेड सरप्लस होता है, वो जनरली फंड में ऐड हो जाता है, या अलहदा भी रख सकते हैं। इसमें से आप कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, इसमें से आप अलहदा किसी पर्पज़ के लिए भी, या बिल्डिंग रिजर्व है कि बिल्डिंग बनानी है, इधर में से ट्रांसफ़र आप बिल्डिंग रिजर्व में कर सकते हैं कि इसको हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके लिए बिल्डिंग बनाएंगे, या किसी और रिटायरमेंट बेनिफिट या और किसी पर्पज़ के लिए भी आप ट्रांसफ़र करके वहाँ रख सकते हैं। तो अब समझ रहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है इसकी काइंड डिफरेंट होती है, इसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, लेकिन ये कंपनी में ही एक्यूमुलेट होता है, कैरी फॉरवर्ड और चलेगा। इसका एक्यूमुलेट प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको रिटेन अर्निंग भी कहते हैं, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। क्या अनएप्रोप्रिएटेड? जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इसी तरह इसको हम रेवेन्यू रिजर्व भी कहते हैं। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की वहाँ दो कैटेगरी चलती हैं, एक कैपिटल रिजर्व, इसमें कैपिटल प्रॉफिट्स। रेवेन्यू रिजर्व मीन रेवेन्यू प्रॉफिट्स, जो रेवेन्यू से आए हुए हैं, इनकम से जनरेट होके आए हुए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है वो उसके मुताबिक है। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अंडरस्टैंड के बाद फिर आप डिविडेंड जो है, डिविडेंड की फिर कैटेगरी जो है अगर काइंड देखें तो डिविडेंड एक इंटरम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड है। इंटरम डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर ही अगर डायरेक्टर समझते हैं कि इस साल बड़े प्रॉफिट होंगे तो ड्यूरिंग द ईयर इन एडवांस ही कैश दे सकते हैं कि शेयर होल्डर को एक 10 रुपये पर शेयर के साथ 2 या 2 रुपये 1 रुपये इन एडवांस दे दें, और जब फाइनल हो तो उस वक्त प्रॉफिट आए तो फाइनल भी दे दें और एडवांस वाले ही उसकी एडजस्टमेंट दे दें। तो 2 डिविडेंड भी दिए जा सकते हैं। ये तो है कैश वाला, फाइनल भी अप्रूव करके रिकमेंड करके और इंटरम भी दिए जा सकते। दूसरा मैंने जैसे कहा बोनस शेयर है, इन काइंड है, स्पीसीज है, वो भी हो सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंगली वो फिर इसी प्रॉफिट में से जाते हैं। कुछ इसमें कंस्ट्रेंट भी हैं कि एक तो कंडीशंस है कि कंपनी ऑर्डिनेंस है, उसमें कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी है। उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, रिकमेंड करेंगे, फिर एजीएम में भेजेंगे, वो अप्रूव करेंगे, अप्रूव के बाद फिर देंगे, फिर साथ वो कैश भी हो जितना देना है
अवेलेबल फंड भी हो जिसमें से देना है, फिर वो पेमेंट भी करनी हो और प्रॉफिट में से रिड्यूस करना हो और रेलेवेंट जो एडजस्टिंग एंट्री है वो भी करनी हो। अगर बोनस शेयर है तो उसके फिर राइट शेयर इशू होते हैं, वो राइट शेयर से फिर बोनस में कैपिटलाइजेशन होता है, इस रिजर्व में से ट्रांसफ़र होके और वो फिर कैपिटल में चला जाता है, उतने शेयर बढ़ जाते हैं उनके और सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट बन जाता है। इस तरह कुछ कैपिटल रिजर्व होते हैं जैसे शेयर प्रीमियम है, उसमें से डिविडेंड ये वाला कैश डिविडेंड नहीं दिया जा सकता, उसमें से बोनस शेयर वो कैपिटलाइज किया जा सकता है, क्यों इटसेल्फ वो कैपिटल होता है। तो जैसे प्रीमियम वाला है या कोई और एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन आपने कोई बिजनेस पहले एक्विजिशन की है, परचेज किया है, उस वक्त को कैपिटल रिजर्व आ गया है तो उससे आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। यहाँ आप उसके लिए जो कैश डिविडेंड वाला है वो नहीं दे सकते। इसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, उसमें कंपनी ऑर्डिनेंस में उसमें कंस्ट्रेंट है कि अगर आपने ज़मीन लैंड को रिवैल्यू कर लिया कि पहले 2 लाख की थी अब 50 लाख की होगी, तो उतना रिवैल्यू सरप्लस आपने उधर ओरिजिनेट कर लिया है तो उसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते अनलेस अटर वो रियलाइज ना हो। तो कोई कंस्ट्रेंट के मुताबिक कंडीशनें फुलफिल करने के बाद फिर वो आप डिविडेंड दे सकते हैं। तो अब हम पहले एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन जो यहाँ है वो देख लेते हैं, फिर डिविडेंड के। ये जनरल कंसेप्ट था जो डिस्ट्रीब्यूशन का, ये कॉर्पोरेट मैटर कंपनी में एक्यूमुलेशन का और डिविडेंड का कंसेप्ट होगा, यहाँ एओपी इंडिविजुअल में नहीं होगा। वहाँ तो ड्राइंग जितना मतलब सारा कैपिटल ले लें आप ड्रा कर लें, यहाँ नहीं। यहाँ क्योंकि थर्ड पार्टी इंटरनल मैनेजमेंट है, एक्सटर्नल जो शेयर होल्डर हैं वो मैनेजमेंट में नहीं होते, तो इसलिए मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने मैनेज करना होता है। तो उन्होंने देखना होता है कि फंड अपने पास ही रखने प्रमोशन के लिए या फर्दर एसेट के करने के लिए या फर्दर आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए और इन्वेस्टमेंटें करनी है और प्रोजेक्ट लाने, तो डिस्ट्रीब्यूट ना करें। जो भी वेल्थ बढ़ेगी सारे शेयर होल्डर की होगी, तो या वो समझते हैं कि ये सरप्लस है डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रेवेन्यू रिजर्व मीन्स जो प्रॉफिट एंड लॉस से ओरिजिनेट हुए जो रेवेन्यू नेचर के हैं उसमें से जो है डिविडेंड देना है और दूसरों में से देना है। कैपिटलाइज हो सकता है, वैसे कैश डिविडेंड नहीं दिया जाता लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन। लेकिन टैक्स क्योंकि अपना एक लॉ है वो ये अपनी भी कंडीशन लगा सकता है कि क्या चीज़ है डिविडेंड। जो है मैंने कहा यहाँ एक कंसेप्ट है डीम्ड डिविडेंड जो कि अदरवाइज नहीं है। यहाँ डीम डिविडेंड आपने लोन भी डायरेक्टर ने लोन लिया है वो डीम डिविडेंड है, उस पर टैक्स दो भाई, ये आपने दे दिया है डिविडेंड। जब आपको एक्चुअल दिया जाएगा फिर उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो लोग क्योंकि कंपनियों में कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोन है वो कि डायरेक्टर को दिया है, लेकिन यहाँ ये कहते हैं इस तरह बजाय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने पे जो डिविडेंड पे टैक्स है वो देने के बजाय लोन दे देते हैं तो लोन पे टैक्स नहीं होता। तो इसलिए यहाँ उन्होंने लोन भी दिया है डायरेक्टर को तो उसको भी डीम डिविडेंड सब्जेक्ट टू उसका बैंकिंग बिजनेस ना हो या कोई और ना हो तो उसके मुताबिक सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन। तो पहले ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है ये डेफिनेशन जो है डिविडेंड की डेफिनेशन का ही पार्ट था 79 में और पहले। अब जो है जो 2000 अब वाला ऑर्डिनेंस है वहाँ एक्सप्लेनेशन क्योंकि इसका कनेक्शन जो था डिविडेंड के साथ था, डिविडेंड इसमें से देना होता है तो पहले उसका ही एक एक्सप्लेनेशन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्योंकि उसमें डेफिनेशन के अंदर आ रहा था तो वहाँ उसको उसी के अंदर एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिफाइन किया गया था। लेकिन अब वो 2000 वाला जो अब ऑर्डिनेंस आया इसमें उन्होंने पहले नंबर पे सेक्शन 2 का 1 जो है वो वहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिफाइन कर दिया गया और डिविडेंड को अलहदा डिफाइन कर दिया। पहले ये दोनों सब ये पुराने जितने भी एक्ट ऑर्डिनेंस है इसमें दोनों ये डिविडेंड का ही पार्ट थे। तो इसलिए पहला एक्ट किधर है इस एक्ट में 26A में वो डेफिनेशन होगी डिविडेंड की, उसमें एक्सप्लेनेशन में था ये एक्यूमुलेटेड इन दिस क्लास शैल नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन राइजिंग बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ। इसमें कैपिटल गेन उन्होंने कहा नहीं शामिल होंगे, बाकी चीज़ें जो शामिल होंगी बाकी। इस तरह इनकम टैक्स इसमें भी उसी तरह सबसे ABC शैल इंक्लूड आर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट। दो सबसेक्शन C इंक्लूड आर प्रॉफिट कंपनी अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन but shall not waive liquidation consequent to compulsory acquisition of undertaken by government corporation. So in this case amalgamated company the accumulated profit where capital are not loss। आगे चलो तो 70 इसमें भी हाँ उसी तरह ही शामिल था। तो अब हम अपना जो है इसको पहले डिविडेंड को देख लेते हैं। ये इसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पहले देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूड्स। तो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट है।
तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है एक्यूमुलेट प्रॉफिट, फिर पेमेंट कैश में से। दो चीज़ें, एक एसेट साइड है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में हमने जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट है उसमें से कम करना है, और इधर एसेट जब देंगे पैसे तो क्योंकि प्रॉफिट तो नहीं है हम देना, उसका करस्पाउंड एसेट कोई देना है। वो एसेट शेयर भी हो सकते हैं या कैश हो सकता है या चेक हो सकता है। इसके लिए डिविडेंड वारंट भी इशू करते हैं, विद होल्डिंग टैक्स जो प्रोविजन है वो भी अकॉर्डिंग लगते हैं। डिविडेंड थ्रू बैंक देना लाजम है जो कैश यानी कि मनी की शक्ल में हो। है डिविडेंड थ्रू बैंक जनरली कंपनियां सारी जो है ना थ्रू, क्योंकि डिविडेंड आपका अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं है तो इसलिए डिसअलाउ तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए आप कैश भी दे सकते हैं, ये प्राइवेट कंपनियां अपनी वो कैश भी दे सकती हैं, लेकिन यूजुअली बैंक शैंक जो है पहले वारंट इशू करते हैं, फिर चेक इशू करते हैं थ्रू क्रॉस चेक से, विद होल्डिंग भी लगती है। कैश भी दे दो और उसका टैक्स पे कर दो। हाँ, टैक्स विद होल्ड कर लें आप, उसके मुताबिक कर दें। अनलेस एंटल कई जगह पे रिजर्व, फ्री रिजर्व पे भी टैक्सेशन एक दो दफा हुई है, अभी भी है मेरे ख्याल एक आधा सेक्शन जिसमें आप कंपनी में इतने % से ज़्यादा आप रिजर्व नहीं रख सकते हैं, तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। तो एक आधा पहले मेरा ख्याल सेक्शन 12 का को 17 था या कुछ ऐसे था, उसमें लगा था टैक्स। वो ये अभी हमने जो केस ला देखा है PIDC, वो उसमें यही इशू आया था, उन्होंने रिजर्व पे टैक्स लगा दिए कि फ्री रिजर्व है, इस पे ये इतने % टैक्स है। वो फिर हिट हुआ कि ये डबल टैक्सेशन है, पहले आपने प्रॉफिट पे टैक्स ले लिया, डिविडेंड पे भी लेते हैं, फ्री रिजर्व पे भी लेते हैं, कि फिर रिजर्व पड़ा है उस पर टैक्स देंगे, आप डिविडेंड देंगे फिर टैक्स, 3 टैक्स हो गए। तो उन्होंने फिर कोर्ट ने होल्ड किया सब कुछ किया जा सकता है, ठीक है। डीम के है तो जो मर्जी चला दो। है हाँ भाई, वो लिमिट दे दी ना भाई, इस लिमिट तक से एक्सेस होगा आपका रिजर्व, कैपिटल से ज़्यादा होगा। अगर आपका कैपिटल 2 करोड़ है, एक्यूमुलेट रिजर्व से बढ़ेंगे, जितने बढ़ेंगे उस पर 10% टैक्स, तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। बेसिक पर्पज़ ये था कि डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लाया गया था कि शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है ना। बेसिकली कंपनियां करती ही नहीं, आप पे रखी जाती, रखेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। ले चुके होते हैं लेकिन डिविडेंड इशू नहीं करते ना, वो ट्रांसफ़र नहीं करते, तो इसलिए उसको करने के लिए बाद लिटिगेशन भाई भी ये आपका तो काम नहीं, ये तो कॉर्पोरेट मैटर है, वो करें, वो दें, कंपनी एक्ट लगाए पाबंदियाँ, वो करेंगे, नो करेगा उसको पेनल्टी लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि शेयर होल्डर के जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट तो कॉर्पोरेट लॉ वालों ने करने हैं ना, तो उनका काम है रेगुलेशन ये वो इस तरह बनाए, बजाय कि टैक्स थ्रू कॉर्पोरेट लॉ भी थ्रू टैक्स मैनेज हो। तो इसलिए जिनका डोमेन है उनको करना चाहिए, बजाय इनको टैक्स पे टैक्स, इनको अपने डोमेन और फील्ड में रहना चाहिए और वहाँ करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि डीमिंग का एक कंसेप्ट मिला हुआ है, जिसको मर्जी 10 दफ़ा लगा दें। सुपर टैक्स पहले भी इनकम टैक्स हुई है, एग्जाम्प्ट है, तो उसको फिर लगा दें सुपर टैक्स करके, अभी नहीं लगा हुआ 1-2% 4 तक। तो सुपर टैक्स जो टैक्स है, जो प्रेजेंटिव पे ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, जिसमें कहा हुआ है इसके और कोई टैक्स नहीं लगा, उस पर भी लगा दो, उस पर भी लगा दिया, ठीक है सब, ठीक है। तो इस तरह ये वाला जो है ये यहाँ एक्यूमुलेट इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट इंक्लूड्स एनी रिजर्व मेड अप होली या पार्टली ऑफ एनी अलाउंसेस, डिडक्शंस, एग्जम्पशन डिविजिबल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो अलाउंसेस बेनिफिट जो है उससे जो रिजर्व बने वो भी इसमें शामिल होंगे। तो फॉर द पर्पस क्लास ABCE ऑफ 19 क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, पहले डिविडेंड हमें पढ़ना चाहिए। तो डिविडेंड पर्पस के लिए ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड पेन फॉर द ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन सच पेमेंट एज मे बी एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्लास C19 इंक्लूड ऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन ऑफ ए ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। नीचे ये बाकी कंसेप्ट है। अब हम डिविडेंड को देखते हैं, इसको आप सारे बेसिकली डिविडेंड को एक तो है रेगुलर डिविडेंड, जैसे मैंने कहा कि कैपिटलाइजेशन, इंटरम डिविडेंड, एक है डिविडेंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर आपकी कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, आज ख़त्म करनी है कंपनी, तो आज फिर उसके एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने, तो उसमें कुछ चीज़ें कैपिटल नेचर की होंगी, जैसे एसेट बेचा है तो उसका गेन या प्रॉफिट आए तो वो अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रेवेन्यू पड़ा जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसलिए एक लिक्विडेशन वाला डिविडेंड हो गया, एक रेगुलर डिविडेंड हो गया, एक डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड वो वाले बोनस शेयर हो गया, एक डीम्ड डिविडेंड हो गया। तो यहाँ 4-5 कैटेगरी जो है डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़ें
तो डिविडेंड में के आप देखें ऑर्डिनेंस वाली लाइन, जिसमें हम देखेंगे 4-5 कैटेगरी ऑफ डिविडेंड है, तो उसके मुताबिक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा और उसको हम डिविडेंड समझा जाएगा, उसके मुताबिक उसकी टैक्सेशन होगी और उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। डिविडेंड इंक्लूड्स any distribution by a company of accumulated profit to shareholder, whether capitalized or not, if such distribution entail a release by a company to its shareholder of all or any part of asset including money of the company। ठीक है जी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो हमने डिफाइन किया है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी शेयर होल्डर को, बेशक वो कैपिटलाइज हुई हो, उसका पार्ट बनी हो या ना बनी हो, लेकिन उसके लिए अगर उसकी इंटेलमेंट शेयर होल्डर को कोई एसेट जा रहा है, मनी या अदरवाइज मनी, तो वो उसको हम समझेंगे कि वो डिविडेंड है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगी। क्लियर जी। उसके बाद दूसरा है एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ डिबेंचर। पहले डिबेंचर स्टॉक डिपॉजिट इन एनी फॉर्म वेदर विदाउट प्रॉफिट टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेस एक्यूमुलेट प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज आर नॉट। तो बजाय आप डिविडेंड दें उसको डिबेंचर भी आप दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा शेयर दे सकते हैं, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट, पीटीसी सर्टिफिकेट, कोई चीज़ भी वो मुफ्त में अंगेज शेयर आप दे दें, उसको इशू कर दें, तो उसको भी टू द एक्सटेंट ऑफ जितने आपके एक्यूमुलेट प्रॉफिट है तो उसको भी डिविडेंड समझा जाएगा। डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होती है। डेट रिडीमेबल भी डिवेंचर होते हैं, नॉन रिडीमेबल भी होते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट राइट। डिवेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, वो जैसे आपके बॉन्ड नहीं होते, बॉन्ड की अल्टरनेटिव कैटेगरी समझिए डिवेंचर। एक सर्टिफिकेट आपको दिया है, वो लोन इंस्ट्रूमेंट है कि आप ये सर्टिफिकेट ले लें, उस पर लिखा होगा डिवेंचर है, ये 5 लाख का है। आपको ने 5 लाख का समझे आपको इशू किया, तो आपने 5 लाख कंपनी को दे दिया, तो आप डिवेंचर होल्डर हैं। आप जैसे सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट, तो ये डिवेंचर होल्डर है। ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। वो प्रॉफिट शेयरिंग जैसे पीटी एक टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट भी है, डिवेंचर सर्टिफिकेट भी है, ये लोन इंस्ट्रूमेंट है। तो उसमें लिखा होता है कि आपने 5 साल का ये डिवेंचर है, 5 साल बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, और एनुअल आपका रिटर्न जो है इसमें 10% या 20% इंटरेस्ट है। ठीक है ना। वो क्यूमुलेटिव भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, डिफरेंट नेचर की। एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, उसके अटैच दें तो इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट कितनी देनी होगी, और रिडीम करेंगे तो कितनी है, डिस्काउंट कितना है, विद डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन। जैसे आप लोन लेते हैं बैंक को, तो बैंक आपको अगर इंस्ट्रूमेंट आप कंपनी इशू कर दे कि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, डिवेंचर है, तो डिवेंचर आप 5 लाख का है, 10 लाख का है, 10 लाख दें तो ये ले लें। वो डिस्काउंट पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, और फिर आपको 5 साल बाद वो पैसे आपको उसके मिल जाएंगे, कंपनी आपको देगी एक्यूमुलेट करके, नॉन एक्यूमुलेट जिस तरह है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट का एक बॉन्ड की तरह है। जैसे कोई कंपनी बॉन्ड इशू कर दे, या उसका नाम डिवेंचर रख दे, या टर्म पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट रख दे, या कोई और नाम रख दे। स्टॉक का ये शेयर के भी बहुत से नाम है। प्रेफर शेयर है, जिसको उसके भी एक्यूमुलेटेड है, नॉन एक्यूमुलेटेड है, पार्टिसिपेटी है, नॉन पार्टिसिपेटी है, रिडीमेबल है, नॉन, ये डिफरेंट कैटेगरी हैं। कुछ शेयर वो होते हैं जिसमें डिविडेंड मिलता है, ठीक है, और लास्ट प्रॉफिट में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं। यूजुअली डिवेंचर वाले लोन इंस्ट्रूमेंट में जो आपके प्रॉफिट लॉस से कोई ताल्लुक नहीं होता। और दूसरा इनका प्रायोरिटी राइट होता है। प्रायोरिटी राइट पहले इनके, जब लिक्विडेट कंपनी होगी, ख़त्म होगी, तो पहले इनको पैसे दिए जाएंगे कंपनी के रियलाइजेशन से, फिर शेयर होल्डर की बारी आएगी। दूसरा, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप मीटिंग शीटिंग शेयर होल्डर कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो जो समझे ये एक्सटर्नल लोग हैं कंपनी में, वो इंटरनल लोग हैं। ये इसमें जब प्रूडेंट हम कहते हैं, तो इंटरनल एक्सटर्नल के राइट को डिटर्मिन किया होता है। जब हम कहते हैं कि प्रूडेंट प्रिंसिपल, प्रूडेंट हम कहते हैं कि इनकम उस वक्त रिकॉग्नाइज करें जब वो रिलाइज हो जाए, और एक्सपेंडिचर जो है पॉसिबिलिटी प्रॉपर्टी अक्रू हो भी गया है तो जल्दी कर लें, या डाउटफुल है तो प्रोविजन डाल लें, ताकि इनकम कम से कम करें। उसकी वजह क्या होती है, इनका राइट प्रायोरिटी राइट होता है जो लेंडर्स होते हैं, क्योंकि
इस तरह ना हो कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करके सारे पैसे निकाल के ले जाएं, कंपनी लिक्विडेट हो तो पैसे ही ना बचे, तो इनका राइट अम्पेयर्ड हो जाए। तो इसलिए प्रूडेंट प्रिंसिपल, कमर्शियल प्रैक्टिस जो होती हैं कि लॉस जो है वो इमीडिएटली रिकगनाइज करें कि आगे कम से कम प्रॉफिट डिक्लेयर हो, ताकि ये ना हो कि ओवर प्रॉफिट ना स्टेट हो जाए और ये डिविडेंड बना के ना ले जाए शेयर होल्डर, और इनके लिए कुछ ना बचे। क्योंकि कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वो तो इन्वॉल्व नहीं होगी शेयर होल्डर की या डायरेक्टर की, जिस तरह कंपनी या एओपी में। तो इसलिए प्रूडेंट प्रिंसिपल इधर अप्लाई करते हैं टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ आउटसाइडर। ये आउटसाइडर हैं जो लेंडर्स हैं, जिनको लोन इंस्ट्रूमेंट हैं, बैंक हैं, डिबेंचर हैं, ये वाले हैं, तो वो इनसाइडर हैं। इनसाइडर और आउटसाइडर के राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो इनकी प्रायोरिटी राइट है। प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट या जो भी वैल्यूएशन हम करते हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ताकि प्रूडेंट का कंसेप्ट और इनके राइट जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। शेयर होल्डर के राइट सेकेंडरी राइट हैं, लास्ट राइट हैं, इनके प्रायोरिटी राइट है। इनका राइट ना अम्पेयर हो कि वो यहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर करके सारा कुछ ले जाएं और अल्टीमेटली कुछ भी ना हो या बब्बर रह जाए, एसेट शैसेट हो ही ना 2-4, तो सब कुछ वो डिविडेंड थ्रू डिविडेंड ले जाएं, एक्चुअल लॉसेज ही पहले हों, इन्होंने रिकगनाइज ना किए हो। तो इसलिए बेसिक वो है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिबेंचर, स्टॉक, ये सर्टिफिकेट जो बोनस शेयर कह लें, स्टॉक, डिबेंचर जो मर्जी कह लें, डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर ऑन द लिक्विडेशन, ये है वाइंड अप कंपनी करनी है। तो अब वो कैपिटल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करने, कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूशन करनी, एसेट भी कर रहे हैं, तो लिक्विडेटर पॉइंट होता है, तो वो प्रायोरिटी आती फिर उसमें प्रायोरिटी में पहले शेयर जो आपने लॉन्ग टर्म लोन वाले हैं, क्रेडिटर शेट हैं, गवर्नमेंट ड्यूज हैं, उसकी प्रायोरिटाइज करके पहले उनको पे किया जाता है। उसके बाद जो पैसे बचेंगे वो शेयर होल्डर को दिए जाएंगे। अब शेयर होल्डर को जितने रिजर्व पड़े हुए हैं वो डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व में, बाकी कैपिटल में से जो ओरिजिनल अमाउंट एसेट की आएगी। तो इसलिए जो कैपिटल रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल वाला डिविडेंड होगा, जो वैसे एसेट बेच के देंगे वो आपका वो डिविडेंड नहीं होगा। इधर डिस्ट्रीब्यूट शेयर ऑन द रिडक्शन, इसका असल में सीधा ये भी मफहूम आएगा ना कि अगर लिक्विडेशन होती है तो क्यूमुलेटेड प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड ये टैक्स लगेगा। जी लगेगा, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ जितने क्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़े। अब उस इन्वेस्टमेंट में नहीं लगेगा ना, ये उसी कैटेगरी की करनी है ना। अब कंपनी लिक्विडेट हुई है तो उस वक्त देखना है कि क्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने, उस एक्सटेंट तक जो पेमेंट की गई है वो डिविडेंड है, उससे जो कैपिटल पेमेंट की गई है वो डिविडेंड है। ठीक है ना, इसलिए डिविडेंड को डिफाइन किया गया। ठीक है जी। तो और ये डिफरेंट कैटेगरी में है ना, जो स्टॉक डिविडेंड दिया है वो है, कैश डिविडेंड है, फिर लिक्विडेशन पे डिविडेंड है, फिर और दूसरी चीज़ों पे ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब लिक्विडेट होगी तो सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस पर नहीं होगा। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो डिविडेंड होगा। इस तरह ऑन द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, बाद दफा आप रिडक्शन ऑफ कैपिटल करते हैं टू कंपनी। बाद दफा रिडक्शन ऑफ कैपिटल ऐसे होती है कि आपका जो कैपिटल है फिर 2 करोड़ का है, तो एक शेयर आपका 100 का है, आप कम कर लेते हैं, आपके मैंने 2 करोड़ की बजाय करोड़ रखना है, तो सीप से आप परमिशन लेते हैं, कोर्ट से परमिशन पूरी दे के उसमें 1 करोड़ रखा रहते हैं, बाकी 1 करोड़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं टू द शेयर होल्डर के, ये इनको वापस कर दिए। जब जो वापस करना है इवन तो वो कैपिटल नेचर है, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ वो जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको भी डिविडेंड समझिए। ठीक है, प्रॉफिट अलग रखा है और अपनी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट वापस निकाल रहे हैं। आपका कैपिटल है ना, शेयर है आपके पास, शेयर आप कह रहे हैं कि मेरे शेयर आपके 1000 शेयर थे, अब कहे जिसके 1000 है उसका 500 कर लें, तो वो अलहदा पड़ा हुआ है, तो आप वो कैपिटल उतना कम कर रहे हैं। आपका 2 करोड़ था, अब करोड़ रह जाएगा ना, तो हर शेयर होल्डर के भी जिसका 1000 है 500 आधे आधे रह जाएंगे। तो अब आपको पैसे मिलेंगे, पैसे तो वो कैश में से देने या बैंक में से देने, आपको पैसे मिल गए, वो डिविडेंड तो नहीं दी आपने, वो कहेंगे हमने रिड्यूस किया, कैपिटल दिया पैसे, तो इसलिए आपने डिविडेंड दिया नहीं था, टैक्स क्यों दें? टैक्स वालों ने कहा नहीं भाई, वो जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की है, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस एक्सटेंट तक जो पेमेंट की है, जहाँ से मर्जी दी है, वी आर नॉट कंसर्न, दैट इज डिविडेंड, दो टैक्स। ठीक है, ठीक है, ये तो सारी कैटेगरी इसी तरह ही है। इस तरह रेवेन्यू लीकेज को रोका, हाँ, टैक्स पर्पज, डीमिंग, फिक्शन, ये नोशनल कंस्ट्रक्शन, ये क्या रेवेन्यू लीकेज को ही है, जो रेवेन्यू और टैक्स की अवियन अवॉइडेंस जो स्कीम्स होती हैं उसको मैनेज करने के लिए ला आते हैं ना, जहाँ जहाँ से कोई चीज़ हो सकती है उसको मैनेज किया जाता है, इसीलिए ब्रॉडर इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इवन दो ये अदरवाइज डिविडेंड नहीं भी है, डिविडेंड रियल सेंस में डिविडेंड नहीं है, लेकिन टैक्स लॉ ने इसको डिविडेंड की डेफिनेशन में डाल के इसको इंक्लूड करके डेफिनेशन बना दी है। लीगल पार्लरेंस ने कंपनी एक्ट में ये डिविडेंड नहीं है,
ये रिडक्शन ऑफ कैपिटल कैपिटल रीपेमेंट है। लेकिन यहाँ क्योंकि उतना पड़ा हुआ है तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये इंडायरेक्टली यही करेंगे, वो उसको बढ़ाए जाएंगे, इसको ख़त्म किए जाएंगे, तो इसलिए इसको डिविडेंड ट्रीट कर दिया गया। इसलिए एनी पेमेंट टू प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इतना और ए ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट भी कंपनी है, ऑफ द सम ऑफ वेदर रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी और ट्रस्ट on behalf or for individual benefit. बाय वे किधर है, हाँ, बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू द शेयर होल्डर। अब डिविडेंड नहीं देते तो अपने डायरेक्टर जो ट्रस्टी को लोन देना शुरू कर देते, तो वो लोन जितना देंगे उसको भी ट्रीट कर लिया जाए। ये डीमिंग डिविडेंड है, इसमें डीम कर लिया, पहले भी डीमिंग है, ये फिजिकली डीम कर लिया कि लोन जो है जो शेयर होल्डर को दिया जाएगा तो प्राइवेट कंपनी पे है, यूजुअली दूसरी कंपनियों पे नहीं है, तो लिस्टेड कंपनी पे नहीं है। यूजुअली इस सेक्शन को कम, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है टैक्स अफसर की, तो इसको कम लेते हैं। अगर कंपनी की बैलेंस शीट में देखें तो एसोसिएटेड कंसोर्टियम को बहुत से लोन दिए होते हैं या अपने शेयर होल्डर को, डायरेक्टर को दिए होते हैं, तो वो सारे पकड़े जा सकते हैं, उन सारे लोन पे ये लगाया जा सकते हैं। सर अगर एक पेड डायरेक्टर है जो शेयर होल्डर नहीं है, टेक्निकल डायरेक्टर है, उसको सैलरी नहीं, वो डायरेक्टर नहीं, यहाँ डायरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वो शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं। वो शेयर होल्डर, ये क्या लिखा हुआ है, एडवांस टू ए शेयर होल्डर और एनी पेमेंट बाय सच कंपनी और ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ एनी सच शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट टू एच कंपनी ट्रस्ट इधर पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है ना, यहाँ शेयर होल्डर होना ज़रूरी है। शेयर होल्डर डायरेक्टर हो तो उसको लोन दे दिया, एडवांस दे दिया, तो इट मीन डिविडेंड बजाय एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़े तो आप लोन उसको दिए जा रहे हैं। वैसे कंपनी में कंस्ट्रेंट है कि उसको लोन नहीं आप दे सकते, लेकिन अदरवाइज इजाज़त है कि आप लोन दे सकते हैं किसी को भी। तो उस सिचुएशन, वैसे एम्प्लॉय को लोन दें तो उसका वो जो इंटरेस्ट होता है उसकी सैलरी में ऐड होता है, अगर हम इंटरेस्ट फ्री लोन दें। हाँ, वो सैलरी वाला अलहदा कंसेप्ट है ना, यहाँ वो सैलरी वाला इंटरेस्ट अलहदा है। यहाँ तो लोन की बात हो रही है कि उसको लोन देंगे तो ऐसे है कि जैसे हमने बजाय डिविडेंड के बजाय लोन से डिविडेंड दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ उसको डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा और उस पर टैक्स ले लिया जाएगा। जब वो वापस करेगा तो उतना एडजस्टमेंट हो जाएगी, वो आगे प्रोविजन में। ठीक है, एक तो ये प्राइवेट कंपनी होगी उस सिचुएशन में, या ट्रस्ट में शेयर होल्डर को जो भी लोन एडवांस दे दिया जाएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड, और है बाकी कंपनियों में नहीं, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। रेमिटेंस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑफ ए फॉरेन ऑपरेटिंग कंपनी, ये रेमिटेंस कोई करेगी, वैसे भेजते रहते हैं, तो वो भी अगर कोई कंपनी है तो वो भी ट्रीट किया जाएगा। आगे बेटा, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, बट डज नॉट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन कार्डवेंसेस सी एंड डी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर ऑफ फुल कैश कंसिडरेशन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वाले उनका ट्रीट नहीं होंगे। अगर किसी ने शेयर लिए हैं और पैसे दिए हैं तो वो फिर नहीं ट्रीट होगा ना। इस तरह डिबेंचर स्टॉक है, होल्डर ऑफ डिबेंचर इज इंटाइटल टू इवेंट द पार्टी सरप्लस, अगर वो प्रॉफिट में लास्ट में पार्टिसिपेट करेगा तो उसका फिर वो ट्रीट नहीं होगा। एडवांस लोन टू द शेयर होल्डर इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वैसे वो काम है उस कंपनी का लैंडिंग बाइंग, तो उस सिचुएशन में नहीं होगा। वेयर द लैंडिंग बिजनेस इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, फिर नहीं होगा, फिर वो लोन एडवांस डिविडेंड नहीं ट्रीट होगा। डिविडेंड paid by the company which is set off by the company engage the whole or any part of the sum previously paid by it and treated as a dividend, वो एडजस्टमेंट वाला जो मैंने कहा है वो फिर उसमें एडजस्टमेंट है टू द एक्सटेंट इट इज सो सेट ऑफ। एंड रेमिटेंस आफ्टर टैक्स बाय द ब्रांच ऑफ पेट्रोलिंग, ये वाले इनको नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो ये हमने डिविडेंड वाला जो है ना तीनों कर लिए। क्या टाइम हो गया? हाँ चलो अमेलगमेशन थे। हाँ हाँ इसमें कंपनी एक्ट के दिखाएं, एक बेटा जो रेलेवेंट जो कंपनी एक्ट के हैं वो तो दिखाएं। हाँ हाँ ये कंपनी एक्ट के रेलेवेंट प्रोविजन जो है वो आपने देख रहे हो कि डिविडेंड के ये सेक्शन है, डिविडेंड पेमेंट के, रिकमेंडेशन के, रेजोल्यूशन के,
डिविडेंड एंड मैनर एंड टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ, ये सेक्शन है 240, 241, 240, 243, 244, यहाँ तक है डिफरेंट ना। तो इनकी यहाँ बोर्ड ने अप्रूव करना है, ये वो रिकमेंड करना है, जीएम है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, सर्टन रेस्ट्रिक्शन है ऑन द डिविडेंड, सर्टन रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड देखनी तो यहाँ से मिल जाएगी, डिविडेंड टू बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, ये सर्टन रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द डायरेक्टर टू विद हेल्ड डिक्लेयर डिविडेंड अनक्लेम्ड शेयर डिवेंचर, ये वो इसके मतलब है। उसके बाद रूल है, ये फर्स्ट रूल में रूल्स हैं 68 से लेके यहाँ तक, ये आपके इसके रिलेशन से दे सकते हैं। आगे ये कंपनी इसमें बोनस शेयर वगैरह देने हो तो उसके रिलेशन से है कि कितना आपने देना है, उसमें फ्री रिजर्व देखने पड़ते हैं कितने, तो फिर आपने उसकी फॉर्म 3 फाइल करना होता है सीप को कि इन बंदों को पहले इनविटेशन देनी होती है, प्रोपोर्शनेटी, जब राइट होता है आपका लैंड में प्रेम्प्टिव राइट, यहाँ भी प्रेम्प्टिव राइट होता है कि जितने शेयर हैं उसके मुताबिक ऑफ़र किए जाते हैं, ऑफ़र के बाद फिर उनको अलाट करते हैं, वो आप इन कैश भी हो सकते हैं, इन काइंड भी हो सकते हैं, और बोनस शेयर भी हो सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्म 3 इसके अंदर कंडीशनें लिखी हुई हैं कि ये आपने डॉक्यूमेंट कौन से लगाने हैं, तो आप इससे फिर आप दे सकते हैं। क्लियर? मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल है 5 करोड़, जी जी, पेड अप था 1 करोड़, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरे पास 2 करोड़ इकट्ठा हो गया, उसके अगेंस्ट में फॉर्म 3 दे के अपना हाँ उतना जितना पेड अप कैपिटल है विद कंपनी रजिस्टर, तो आप अपना पेड अप कैपिटल उस हद तक ले जा सकते हैं। हाँ, तो और फिर उस हद तक चला जाए और भी करना है तो एथोराइज को फीस दे के फिर बढ़ा लें, जितना मर्जी कर लें, उसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं। उस हद वो एक लिमिट है कि आपका पेड अप जो शेयर होल्डर ने कोई शेयर इशू करने, इस लिमिट तक आप जा सकते हैं। उस लिमिट को आप जहाँ मर्जी ले लें, अरब तक ले, जितना मर्जी ले, कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, अक्यूमुलेट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट है जो अर्न किए हैं आपने, वो इकट्ठे उसको डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर रहे हैं डिविडेंड के जरिए। क्लियर जी? तो कंपनी की ये कंप्लायंस जो है ये भी ज़रूरी है डिविडेंड के लिए। अच्छा, इसमें जनरल कंसेप्ट ये है क्योंकि अमेलगमेशन जो है ये एक से ज़्यादा बिजनेस जो है इंटिटीज, वो सोल प्रोवाइडर भी हो सकते हैं, वो फर्म भी हो सकते हैं, वो कंपनी भी हो सकते हैं, वो मर्ज करके, वो मर्जर के, इसको मर्जर भी कहते हैं, एक्विजिशन भी कहते हैं, बाय आउट भी कहते हैं, टेक ओवर भी कहते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो बेसिकली ये मर्जर कंसेप्ट है, तो आप 2 बिजनेस को इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो जैसे 2 सोल प्रोवाइडर 2 बंदे हैं अपना बिजनेस, तो वो इकट्ठे हो जाए, यार हम पार्टनरशिप बनाते हैं, दोनों बिजनेस को इकट्ठा कर ले, करके तो एक पार्टनरशिप बना सकते हैं। या 2 पार्टनरशिप हैं तो वो अलग-अलग बिजनेस कर रहे हैं, एक ही नेचर, वो कहते हैं हम इकट्ठा करते हैं, 4 पार्टनर बन के हो सकते हैं। इस तरह कंपनी है, कंपनी भी इसी तरह मर्जर हो सकती हैं। तो कंपनी के लिए कुछ मर्जर के लिए या एक्विजिशन के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए या इसकी टेक ओवर के लिए, उसके लिए फिर पहले ये था कि कोर्ट से परमिशन लेना पड़ती थी, वहाँ एक मर्जर स्कीम या अमेलगमेशन स्कीम देना पड़ती थी, वो फिर अप्रूव करता था, फिर सीप से भी उसकी जो है परमिशन लेना पड़ती थी, लेके तो फिर साथ जितने डिपार्टमेंट क्रेडिटर्स हैं उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ती थी या उनकी पेमेंट करना पड़ती थी। तो वो अखबार इश्तिहार भी होता था, आप एक पटिशन फाइल करते थे टू द कोर्ट अंडर द कंपनी एक्ट, क्योंकि कंपनी कोर्ट अलहदा होता है तो कंपनी के मुताबिक रेगुलेट होते हैं, तो कोर्ट फिर उसमें इजाज़त देता था, आप फिर वो उस स्कीम को अप्रूव कर देता, उस स्कीम के तहत फिर आप मर्ज कर लेते थे। स्कीम में आप जैसे 2 कंपनी है तो इसके अपने शेयर होल्डर हैं, इसके अपने शेयर होल्डर हैं, तो उस एक तो अमेलगमेशन हो सकती है, एक टेक ओवर, उसको ये कंपनी ले ले तो टेक ओवर होगी, इसको या वो ले ले उसमें मर्ज हो जाए तो वो टेक ओवर होगी, दोनों बन के अमेलगमेट करके तीसरी बना ले, वो अलहदा हो सकता है। कुछ एक ये है कि कुछ एसेट उसके ले लिए जाए, कुछ छोड़ दिए जाए, वो एक अलहदा टेक ओवर, बाय आउट, सेल आउट, ये स्कीमें चलती रहती हैं। तो ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो आर्बिट्रेशन भी है, कंप्रोमाइज़ भी है, पार्टनर उसमें शेयर होल्डर हैं 4 या 5, प्राइवेट टाइप कंपनी है, लड़ाई झगड़ा हो गया, वो कहते हैं हम भी नहीं चलते, आप भी नहीं चलते, तो कोर्ट में फिर चले जाते हैं, उस स्प्लिटिंग करके नई कंपनी बना ले, आधे एसेट वो उठा के ले जाए, आधे ये ले ले, या उसको जिसका ज़्यादा होल्डिंग है उसको दे दिए, कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उसके मुताबिक फिर उसको चला जाता है। तो अमेलगमेशन में एक तो ये है कि अमेलगमेशन के प्रिंसिपल क्या है, किस तरह होगी, क्या होगी, नई क्या बनेगी, उसी में करना है, किस तरह करना है। एक इसकी टैक्स फिर इम्प्लीकेशन है, क्या अमेलगमेट कंपनी के जो लॉसेस
लॉसेस हैं या प्रॉफिट है या एग्जम्पशन है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। इस तरह ग्रुप टैक्सेशन का भी कंसेप्ट है कि आपकी सब्सिडी है 4-5 है, आपने अलग-अलग एंटिटी में टैक्स देना है, या आप ऑप्शन कर सकते हैं कि सारों को इकट्ठा करके टैक्स दे लें, तो वो वाला भी लॉ है हमारे। तो इसमें हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देख लेंगे कि मर्जर के प्रिंसिपल कंपनी में क्या है। इधर तो जो इंडिविजुअल एओपी है वो तो थ्रू एग्रीमेंट ही होंगे, आपने जो एग्रीमेंट करेंगे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप उधर रजिस्टर करा लेंगे, वो एग्रीमेंट में जो टर्म एंड कंडीशन होंगी उसके मुताबिक चलेंगे। इंडिविजुअल में भी एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन म्यूचुअली कंसेंट के साथ जो एग्री करेंगे वही होगा। और कंपनी में मर्जर स्कीम और कंपनी लॉ जो रेगुलेट करेगा, जो कोर्ट ऑर्डर, पहले कोर्ट होता था, अब वो सीप जो है वही मर्जर जो है वो करती है। उसमें आपका रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो है या रिकन्स्टिट्यूशन उसको कहते हैं, वो भी उसी के स्कीम के अंदर आ जाता है फिर, क्योंकि एक कंपनी ख़त्म हो जाएगी, उसका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, कुछ उसमें मिनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे, कुछ जाना चाहेंगे, कुछ स्कीम उसकी, इसको कहते हैं एक्सचेंज ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ एसेट होगी उसकी भी फिर देखा जाएगा कि एक शेयर एक कंपनी में दूसरी जानी है तो इसका कितने का है, उसका कितने का है, कितने नए जितने हैं उनको कितने शेयर देने, तो उसके मुताबिक फिर उनकी इन्वेस्टमेंट उसने शेयर दे दिए जाए, स्कीम क्या करना होगा। तो अमेलगमेशन ये फिर ये आगे हम पढ़ लेंगे, तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। या मैं डेफिनेशन पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़नी है कि वो तो अब जब रेलेवेंट टॉपिक आएगा तो उसको देखेंगे ना। ये मैंने ओवरऑल व्यू दिया, बाकी वो आपको सेक्शन बता देंगे कि आप इस ये सेक्शन जो है ये डील करते हैं कंपनी के, ये इधर के, ये 5 मिनट ही लेंगे, ज़्यादा नहीं है। जेवी भी आ जाएगा, वो जेवी जो जॉइंट वेंचर है स्कीम वो है, तो वो पार्टनरशिप की है कैटेगरी, ठीक है ना। अगर 2 पार्टनरशिप है, वो एक जेवी बना के एक प्रोजेक्ट करना चाहती हैं तो वो उसका प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट भी कर सकती हैं, अलग भी कर सकती हैं, कंपनियां भी इसका तरह कर सकती हैं, ठीक है। ये तो कंपनी यूजुअली बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी बड़ी जो है वो वहाँ वो जो है मर्जर, हर जगह मर्जर होती है। मैंने 2-3 कंपनियाँ मर्जर करवाई हैं, दोनों, एक बंदे ने एक बनाई, दूसरी बनाई, इकट्ठी करना चाहते हैं, एक ही 2-4 सेम फैमिली ओनर है तो मर्ज कर दें। इसी तरह वो क्रेडिटर शेडर से वो लेना पड़ती हैं, बाकी जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट हैं, FBR है, दूसरे उनसे परमिशन ले कोई भी हो सकता है। आप मर्ज स्कीम में ये भी हो सकता है कि ये टेक ओवर करेगी उसकी एसेट, वो टेक ओवर होगी। अगर दोनों ख़त्म करके एक नई एंटिटी बनानी है तो दोनों ख़त्म हो जाएंगी, तीसरी में सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। अमेलगमेट को मतलब दोनों को इकट्ठा करके फिर थर्ड बनेगी। टेक ओवर होता है कि ये वाली उसको लेगी तो उसके एसेट लायबिलिटी टेक ओवर करके मैं इसमें मर्ज कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। बाय आउट भी होता है, डी मर्जर भी होता है। डी मर्जर ये होता है कि 2 मर्ज हुई हैं, बाद में एग्री नहीं हुआ, फिर दोबारा सेपरेट कर लें, ठीक है ना। डी मर्जर भी, मर्जर भी, टेक ओवर भी। टेक ओवर मतलब किसी और के लिए, एक्विजिशन, एक ये है एंटरप्रेन्योर, वो दूसरा बिक रहा है, वो कहता है वो मैं बेच के इधर ले आता हूँ, ठीक है ना, वो एक्विजिशन है। टेक ओवर, एक्विजिशन, बाय आउट, डिफरेंट कंसेप्ट अप्लाई होते हैं। तो अमेलगमेशन में यूजुअली मर्जर का कंसेप्ट है 2 को इकट्ठा करना, वो टेक ओवर भी उसी में आ जाता है, दूसरे भी उसी में जाता है, बेसिकली इकट्ठा करना है, बिजनेस टेक ओवर करना। तो अमेलगमेशन मीन्स द मर्जर ऑफ 1 or more बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और इंश्योरेंस कंपनी और कंपनी ओन्ड और मैनेज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और कंपनी इंगेज प्रोवाइड सर्विस एंड नॉट बीइंग ए ट्रेडिंग कंपनी और ए कंपनी इन आइदर एट लीस्ट वन ऑफ देम बीइंग पब्लिक कंपनी और कंपनी। इसमें स्पेसिफिक डेफिनेशन उन्होंने दी है, तो जनरल अमेलगमेशन नहीं है। ये जो इसमें लिखी है बैंकिंग शैंकिंग, इनकी अमेलगमेशन होगी तो उसी को डिफाइन किया गया। For the time being in force and company who is merged being referred to as a amalgamating company or the company and company with which they merge which is formed as a merger as a amalgamated company, जिसमें होगी उसको amalgamating और amalgamated। जिसमें आई हैं वो amalgamated है, जो इकट्ठी हो रही हैं वो 7 कंपनी है, तो जो जिसमें आई हैं वो amalgamated है, जो आई हैं उसमें वो amalgamating कंपनी है। एसेट ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी, अब फिर उसी अमेलगमेटिंग कंपनी एसेट लाइबिलिटी जो भी होगी उसमें एडलेस होके और डिफरेंस उनको शेयर उसके इशू कर दीजिए। द एसेट ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी और कंपनी इमीडिएटली बिफोर द अमेलगमेशन बिकम द एसेट ऑफ द अमेलगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमेलगमेशन, अदरवाइज देन परचेज ऑफ सच एसेट बाय द अमेलगमेटेड कंपनी और एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सच एज द कंपनी आफ्टर द वेंडिंग ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी और कंपनीज एंड द लाइबिलिटी ऑफ द अमेलगमेटेड कंपनी और इमीडिएटली बिफोर द
बिकम लाइबिलिटी ऑफ द अमेलगमेटेड बाय वर्च्यू, मतलब उसके एसेट इसके एसेट बन जाएंगी, लाइबिलिटी इसकी बन जाएगी, और जो शेयर होंगे वो शेयर के इस कंपनी के अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर इशू कर दिए जाएंगे जो वैल्यू डिटरमिन होगी। क्लियर? एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर की, टेक ओवर करके डिफरेंशियल जो उनकी वेल्थ बनेगी, पहले उनकी एसेट लाइबिलिटी की वैल्यूएशन कर ली जाएगी जो एग्रीड होगी, उसका जितना कैपिटल बनेगा उसको अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर इशू कर देगी। सब्सिक्वेंट आ जाती है लायबिलिटी, वो उसके टर्म एंड कंडीशन लिखे होते हैं ना, जाहिर है वो मर्जर स्कीम में सब्सिक्वेंट कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट एसेट भी तो आ सकते हैं ना, कंटिजेंट एसेट है, लिटिगेशन है, वो सारी मर्जर स्कीम में लिखे होते हैं कि ये लिटिगेशन है, ये चीज़ें हैं, रिप्रेजेंटेशन उसमें एग्रीमेंट में सब कुछ दिया होता है कि ये कोई आएगी, इनकम आएगी, लॉस आएगा, कोई चीज़ें आएंगी, तो वो सारी चीज़ें उसमें अकोमोडेट होंगी, वो अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट हो जाएंगी। इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेट ऑफ बिजनेस लॉस कंसिक्वेंट टू अमेलगमेशन करनी, ग्रुप टैक्सेशन, ग्रुप रिलीफ। तो उसके बाद ये है आपका कंपनी एक्ट के रिगार्डिंग अमेलगमेशन, ये मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, अरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन, पावर ऑफ कमीशन टू रिकंस्ट्रक्शन अमेलगमेशन कंपनी नॉट टू बिगिन टू अप्लाई अंडर सेक्शन द अमेलगमेशन ऑफ होली ओन्ड सब्सिडी इन होल्डिंग पावर टू एक्वायर शेयर मेंबर डिसेंडिंग स्कीम आगे कॉन्ट्रैक्ट, रिडक्शन ऑफ शेयर, ये रिडक्शन ऑफ शेयर ये भी उसी का ही पार्ट बन जाते हैं। तो ये कंपनी के रिलेटेड जो है ये सैंक्शन है, अगर करने हो तो इसमें प्रोसीजर ये है, वो प्रोसीजर मैंने बता दिया कि पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, तो सिविल ओरिजिनल फाइल करना पड़ता है कंपनी कोर्ट को, तो मर्जर स्कीम पहले बनाना होती है, दोनों कंपनियों की रेजोल्यूशन पास करनी होती है मर्जर के लिए, रेजोल्यूशन पास करके पिटीशन का पार्ट बना के मेमोरेंडम आर्टिकल उनके बैलेंस शीट में जब तक करनी है, जिस डेट तक वो सारे अकाउंट बना के उसकी स्कीम बना के, और एक्सचेंज रेशो क्या करनी है, वैल्यूएशन के भी डिफरेंट मेथडोलॉजी हैं, बुक वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, एसेट लायबिलिटी की, एक्चुअरी वैल्यू, वो सारी वैल्यूएशन करके और गुडविल और कैपिटल रिटर्न करके, और एक्सचेंज ऑफ शेयर कितने में कितने का होगा कि नई कंपनी में अमेलगमेटेड कंपनी के कितने शेयर दिए जाएंगे, उसके 10 शेयर के अंगेंस्ट इसका 1 दिया जाएगा या 20 दिए जाएंगे, जो रेशो होगी टर्न उसकी। क्लियर? इस तरह फिर वो डिटरमिन, फिर उसके एसेट लायबिलिटी इसमें आ जाएंगे, इस तरह उसके लॉसेस जो हैं या प्रॉफिट जो हैं या एग्जम्पशन हैं, क्रेडिट जो हैं, वो भी फिर अकॉर्डिंग टू टैक्स में जो दिए हुए हैं उसके मुताबिक। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल आज के लेक्चर के हवाले से, चारों डेफिनेशंस के हवाले से, या कोई भी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन? सर एक पॉइंट था जो इनकम में था, फोर्थ वन, एनी लॉस ऑफ इनकम। जी जी, तो लॉस को हम कैसे इनकम ट्रीट करेंगे, वो थोड़े एम्बिगुइटी। क्यों बेसिकली वो नेगेटिव इनकम ट्रीट की गई है, क्योंकि अगर इनकम नहीं है तो फिर वो हम कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते आगे, तो इसलिए कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, अगली इनकम के लिए सेट अप करने, तो उसको पहले इनकम का पार्ट बनाया गया। ठीक है, अगर इनकम का पार्ट नहीं बनाते तो फिर अगली इनकम के सेटअप, हाँ जी, इसीलिए सिर्फ इनकम, पॉजिटिव इनकम और नेगेटिव इनकम दोनों इनकम है, समझे कि नहीं? जैसे एक्सपेंडिचर है, कई जगह एक्सपेंडिचर को भी इनकम ट्रीट किया गया, जैसे एक्सपेंडिचर आप एक्सप्लेन ना करें तो क्या होता है फिर डीम्ड हुई इनकम, एक्चुअल तो एक्सपेंडिचर इनकम नहीं होते, तो इसलिए वो जहाँ कहीं भी डीम के ज़रिए या लॉस ऑफ इनकम, इसको कहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इनकम, दोनों है। अब उसके इनकम है, लॉस फिर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, अदरवाइज कहें जी कैरी फॉरवर्ड तो ये तो इनकम ही नहीं, तो इनकम के कैरी फॉरवर्ड क्योंकि ये तो फायदा ही है रही, तो इसलिए उसको पहले इनकम की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया है। जैसे हम सेल करें तो सेल तो इनकम नहीं, जिसमें विद होल्डिंग होती है उसको तो इनकम नहीं है, लेकिन उनको फॉर द पर्पज ऑफ इंक्लूड करके इनकम ट्रीट कर लिया गया। ठीक है, डीमिंग प्रोविजन फिक्शन जो है, इस तरह लॉस ऑफ इनकम को भी, लॉस को भी इनकम ट्रीट कर लिया गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इनकम जो है उसको इनकम ट्रीट कर लिया। जैसे कई जगह लोन को इनकम ट्रीट कर लिया, कहीं किसी को कर लिया, तो टैक्स ने अपने एक फ़िलासफ़ी है जिसको हम फिक्शन कहते हैं, नोशनल कहते हैं, तो यहाँ उसने फिर उस तरह ट्रीट कर लिया, ताकि वो अदरवाइज ऑब्जेक्शन आ सकता है कैरी फॉरवर्ड नहीं है या लॉस है, लॉस भी इनकम नहीं है, तो इसलिए इनकम को ब्रॉडर स्कोप दिया है, वाइडर स्कोप है इनकम को, उसमें लॉस भी है, ट्रांजैक्शन भी है, और कई जगह पे आप सुपर टैक्स के लिए तो जिसमें टैक्स दिया हुआ है वो भी ट्रीट किया, एग्जाम्प्ट इनकम को भी टैक्स, फिर दोबारा इनकम ट्रीट करके टैक्स लगा दिए। तो इसलिए टैक्स में जो डीमिंग प्रोविजन है वो ब्रॉडर इन स्कोप है, तो किसी चीज़ को भी लेजिस्लेटर के पास पावर है कि वो जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते उसको ट्रीट कर सकता है कि एग्जिस्ट कर सके।
या कोई वर्ड डिफाइन करते वक्त डीमिंग डिवाइस या ये फिक्शनल डिवाइस अज्यूम कर सकता है, जो वर्ड किसी के मीनिंग नहीं है वो भी उसके मीनिंग ट्रीट कर सकता है। या हैपनिंग नॉन हैपनिंग इवेंट है, जो नहीं हैपन हुआ उसको कह सकता है हैपन हुआ है, या जो हैपन हुआ उसको कह सकता है कि ये हैपन नहीं हुआ। ये उसके पास पावर डीमिंग की है। लेकिन इसमें 3 कंडीशंस हैं। एक, जब भी डीमिंग डिवाइस यूज़ हो तो वो लिमिटेड स्कोप होता है उस एक्सटेंट तक जिस सेक्शन में वो अज्यूम की गई है, उसकी याद उसको सारे लॉ में आप स्प्रेड ओवर नहीं कर सकते। और जब डीमिंग डिवाइस यूज़ की जाए तो कोर्ट की ड्यूटी होती है उसका पर्पज़ आइडेंटिफाई करे कि किस पर्पज़ को अचीव, जैसे हमने कहा कि अविज्ञान या वाइडेंस या उस पर्पज़ के लिए, उसको कर्टेल करने के लिए, सप्रेस करने के लिए ये इसको पर्पज़ इसका आइडेंटिफाई कोर्ट जो है ऑब्टेन करे या सर्टेन करे कि क्यों किया गया, इसका पर्पज़ क्या है। तो दूसरा पर्पज़ और बिटवीन व्हाट पर्सन, कि किन लोगों के दरमियान ये डीमिंग सेटल की है। फिर ये है कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट जो है वो भी इवेल्युएट करने होते हैं। ये ब्रॉड द कॉम्पिटेंसी तो नहीं है, जैसे आजकल 7E वाला आया हुआ है कि डीमिंग लगाई है तो ये तो नहीं कि इसकी कॉम्पिटेंसी नहीं है या किसी और की इनक्रोचमेंट है, तो वहाँ डीमिंग फिर ऑपरेट नहीं करती। अगर एक पावर है प्रोविंशियल लेजिस्लेटर की और उसको डीम कर ले फेडरल लेजिस्लेटर कि मैं डीम करके इस पर टैक्स लगाता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर इनकम है, उसकी डोमेन ही नहीं उस पर टैक्स लगा दे कि मैं डीम, जैसे 100 वो सेक्शन 111 में कहीं डीम किया हुआ है तो वो वाला डीम कर ले, तो कल को फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी डीम कर सकता है को जो जितनी इनकम्स है मैं ट्रीट करता हूँ ये एग्रीकल्चर इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम को भी कह रहा है ये एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम को कह रहा है ये जी ये तो एग्रीकल्चर इनकम, डीम करके टैक्स लगा ले। तो इसलिए इस तरह नहीं है। विद इन द कम्पिटेंसी, पहले कम्पिटेंसी का जो उसका दायरा कार है, पावर है, विद इन दैट चीज़ आती है और उसका उससे नेक्सेस है, रैशनल कनेक्शन है, वो चीज़ों को डीम किया जा सकता है। जिसका रैशनल कनेक्शन ही नहीं है, कम्पिटेंसी में नहीं है, वो डीमिंग नहीं हो सकती। ठीक, इसीलिए डीमिंग के लिए भी कंस्ट्रेंट है। ऐसे नहीं लीगल फिक्शन या डीमिंग है या आपका नोशनल है, इसके लिए भी एक डिटर्मिनेशन जो है, सर्टनमेंट है जो है वो कोर्ट ने करनी है। तो कोर्ट हमारे करते नहीं है। अभी भी 7E को उन्होंने कहा अपहोल्ड कर दिया है कराची में, लेकिन वो क्योंकि उसकी डोमेन नहीं है कि इमूर प्रॉपर्टी पे, तो आर्टिकल 50 में प्रोविंशियल लेजिस्लेशन है, बार है जो पार्लियामेंट, तो उसको डीम तो किया ही नहीं जा सकता। तो डीम करेंगे तो ये तो फिर एक हैजर्ड किस्म का होगा या आपस में कन्फ्लिक्ट होगा। एक डीम कर ले रहा पार्लियामेंट, डीम जिस चाहे चीज़ को कर ले तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर भी कर लेगा, उसकी चीज़ों को वो कर लेगा जो उसकी डोमेन। तो इसलिए वो उसका जो पाथ है या अपनी विद इन दैट अपनी डोमेन है उसमें रहना चाहिए। तो विद इन दैट आप डीमिंग प्रोविजन है। इसमें जो उसका सब्जेक्ट है फेडरल का 4 सब्जेक्ट है, 4 के अंदर उसके अलावा जितने कुछ भी वो कर रहे हैं वो सारा ऑब्वियसली गलत नहीं हो जाते। नहीं, 4 सब्जेक्ट के अलावा जो डीमिंग प्रोविजन दी गई है ना, वो एंट्री नंबर 52 में दी गई है, जिसमें एंट्री नंबर 52 में कहा है इन ल्यू ऑफ, उसमें एंट्री नंबर 50 नहीं है। सारी एंट्री पहले वाली जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन ऑन एक्चुअल बेसिस है, और जो 52 है मैं उसमें कहा है कि ये जो एक्चुअल टैक्सेशन है 44, 47, 49 जो है वो इन ल्यू ऑफ दैट कैपेसिटी टैक्स लग सकता है। वो कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री भी हो सकती है, अंडरटेकिंग भी हो सकती है, और बेसिस भी। प्रेजेंटिव टैक्स का जो डॉक्ट्राइन है वो वहाँ से ड्राइव हुआ है, डीमिंग भी वहाँ से स्प्रेड ओवर हुई है। देखिए ना, उनके पास करेंसी आ गई, इंटीरियर आ गया, फॉरेन अफेयर फॉरेन वाले आ गया सारा, इस तरह ये 4 जो सब्जेक्ट है उसके अलावा वो कैसे लेजिस्लेशन कर सकते हैं? नहीं, 4 कौन से टैक्सेशन की 5-6 एंट्री है ना। एक उनके पास फेडरेशन में होता है ना, तो फेडरेशन है ना। नहीं, फेडरल नहीं सुनो, फेडरल सब्जेक्ट फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसमें टैक्सेशन की इंडिपेंडेंट एंट्री है, ठीक है। उसमें टैक्सेशन की एंट्री ही इंडिपेंडेंट है, उसमें इंडिपेंडेंट में किसी जर्नल एंट्री के तहत टैक्सेशन नहीं हो सकती। पहले ये समझ लें, पहले ये कंसेप्ट चल रहा है कि वहाँ इंडिपेंडेंट स्पेशल टैक्सेशन एंट्रीज है। अब किसी और एंट्री में कोई फॉरेन है या कोई चीज़ है उसमें टैक्सेशन नहीं हो सकती। उसकी एंट्री 4 है, एक कस्टम ड्यूटी वाली है 43 है, 44 एक्साइज वाली है, 47 इनकम टैक्स वाली है, इनकम पे टैक्सेज ऑन इनकम, और 49 सेल टैक्स वाली है, और 50 कैपिटल वैल्यू टैक्स वाली, ठीक है। ये टैक्सेशन एंट्रीज है। या एक दो और होंगी, कोई
कि कॉरपोरेशन टैक्स ये टैक्सेशन एंट्री जो है इंडिपेंडेंट एंट्री है। और आफ्टर ये एंड वाली एंट्री वो 59 है। 59 एंट्री जनरल रेजिडुअल एंट्री है। वो कहती है इसका जो ये एंट्री जो होती है यूजुअली ये एंट्री पावर ऑफ लेजर लेनी है, फील्ड ऑफ लेजर चैप्टर है, समरी चैप्टर दी हुई है। इसके अंदर इसका इंसिडेंटल जो है वो सारे शामिल है। इंसिडेंटल एसोसिएटेड चीज़ें जो है वो 59 कहता है, जो एंट्री में जो हेड लिखा हुआ है इसके सारे इंसिडेंटल जो है या इंसेलरी जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। ठीक है। अब 52 एंट्री इन एंट्रियों के अलावा वो कहती है इन ल्यू ऑफ दैट आप जो है इसको ना चार्ज करें, इसकी बजाय आप उसकी कैपेसिटी पे टैक्स लगा सकते हैं, या आप अंडरटेकिंग पे की कैपेसिटी पे लगा सकते हैं, या प्लांट की लगा सकते हैं, या उस पर लगा सकते हैं, या कोई भी प्रजम्पटिव बेसिस पे आप टैक्सेशन कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ दैट, वो कर सकते हैं। और लाई कार्टन में ये इसको इंटरप्रेट करते वक्त उन्होंने कहा कि कोई भी टैक्स किसी एक एंट्री, ऑल टैक्स कुड बी लेविड इन वन इन टैक्स में से किसी एंट्री में, सारे टैक्स एक में लग सकते हैं, तो ऑल टैक्स कुड बी इन वन, तो वन कुड बी इन एनी एंट्री। ठीक है। इन ल्यू ऑफ की वजह से उन्होंने कहा सारे टैक्स एक एंट्री में भी लग सकते हैं, और किसी से ऑल में भी एक टैक्स ऑल एंट्री में भी कहीं भी लग सकता है। इसलिए ब्रॉड इंटरप्रिटेशन उन्होंने इसकी की है। तो इसलिए ये वाला एंट्री नंबर 50 क्योंकि 52 में नहीं है तो इसमें फिर ये प्रेजेंटेड लगता नहीं। ये भी हमने आर्गू किया कि एंट्री जो 50 है कैपिटल वैल्यू टैक्स वो 52 में नहीं है, तो ये प्रेजम्पशन से डीमिंग से बाहर है। दूसरे लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन पावर से ही बाहर है, फील्ड से ही बाहर है, फील्ड में नहीं आती ना, या फील्ड में नहीं किसी और का फील्ड है तो आप कैसे लगा दें। ठीक। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकम, डिविडेंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अमेलगमेशन के हवाले से डिटेल हमने रहनुमाई हासिल की सरमंशा सुखेरा साहब से। डेफिनेशंस वाला जो हमारा एक मौजू है ये कंटिन्यू रहेगा इंशाअल्लाह, और उसके बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को भी हम अकॉर्डिंगली सेक्शन टू सेक्शन लेके चलेंगे। आज बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह।